तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो फाइनली आई एम बैक। मतलब मैं वापस आ ही गया। और सच बता रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जब मैं काम नहीं कर पा रहा था मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ। और मैं अब लगभग 1.5 से 2 महीने तक तो एकदम रेगुलर रहने वाला हूँ, तो टेंशन करने की कोई भी बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी बकवास के। एकेडमी सर्वाइवल गाइड के इस पार्ट की स्टार्टिंग उसी के आगे से होती है, जहाँ पर जैनिका अपनी झोपड़ी को बना हुआ देख करके बोलती है कि वाओ, मैंने सोचा नहीं था कि वो लोग इतनी ज़्यादा जल्दी इस झोपड़ी को बना देंगे। पीछे दिखाया जाता है मग, वो बोलता है कि ये हम्बल मग ऐसे से बोल रहा होता है। मतलब बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं सभी के सभी स्पिरिट। जैनिका बोलती है कि गाइस, मैंने तुमसे कहा था ना कि इसको आराम से करना। इस पे मग बोलता है कि नहीं, लेकिन लॉर्ड तरकान वो थे जिन्होंने, चलिए उसको छोड़िए, अब हम लोग फाइनली इलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज अब आप अपनी कैंप की जिंदगी पूरे तरीके से जीना, बस हम लोगों के लिए यही काफ़ी रहेगा। और यही कहते कहते वहाँ से उड़ जाते हैं। इस पे जैनिका उन लोगों से बोलती है थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। और बोलती है कि वो लोग एकदम से अनसमन हो गए, मतलब गायब हो गए। सच में ये चीज़ बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रही है, लेकिन फिर भी थैंक यू। फिर अपनी छड़ी से कुछ लिखने लगती है। वहाँ पर लिखा होता है कि साथ में रहना, और अपने मन में ये सोच करके बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। साथ में रहना। तभी पीछे से गेट खुलने की आवाज़ आती है। वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और सोचती है एडी, लेकिन तभी वहाँ से अपनी लूसी निकलती है अंगड़ाई लेते हुए। लूसी सामने जैनिका को देखती है। जैनिका भी उसको देख करके थोड़ा सा चौंक जाती है। फिर लूसी नीचे देखती है जहाँ पर जैनिका ने लिखा होता है एक साथ रहना। इसको देख करके लूसी स्माइल करती है और बड़े एटीट्यूड के साथ में खड़ी हो जाती है। मतलब भाई, वो तो उसके साथ में रह रही है, एक ही बेड पे लेट रही है ना, समझ रहे हो, इस वजह से। और सीन शिफ्ट हो जाता है। दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर के सेलेस्टियल मैजिक के स्टैट्स दिखाए जाते हैं, जो कि ज़्यादातर सब 0 ही होते हैं। बस एक ही होता है जो कि 1 होता है। जहाँ पर दिखाया जाता है वो मैजिक को बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। इसको देख करके मेरिल्डा बोलती है कि क्या ये दोबारा से फेल हो गया? इसको देखने से ही बहुत ज़्यादा ये मुश्किल लग रहा है। क्या तुम सच में इस माना के फ्लो को कभी भी हैंडल कर भी सकते हो? इस पे एडी बोलता है कि वेल, मैं लगातार ट्राई करता रहूँगा और फाइनली कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही। तभी लूसी उठते हुए अंगड़ाई लेते हुए बोलती है कि सेलेस्टियल मैजिक वो पूरे तरीके से निर्भर करता है कि जब जैसे तुम कोर कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ जाओ। मैजिक एक फील्ड के तरीके है जहाँ पर थ्योरी उसी के साथ में तुम्हारा अंदर का ज्ञान वो एक साथ एग्जिस्ट करना चाहिए। वेल, मैं लगातार प्रैक्टिस करती रही, इस वजह से अब मैं बहुत ज़्यादा आराम से इसको कर सकती हूँ। और कई सारे टूल्स को उठाने लगती है, पता नहीं क्या करने लगती है। इसको देख करके एडी बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम कुछ लंबे समय से बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर रही हो। इस पर वो भी बोलती है कि हाँ, कभी कभी। तभी एडी उसके सर पे हाथ रख लेता है। इससे वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। एडी बोलता है कि वेल, तुम्हारे जैसे जीनियस के लिए मेरे हिसाब से ये चीज़ सेंस भी बना रही है। और अपने मन में बोलता है कि आखिर किसने ही सोचा था कि एक किताब ग्रोकेट प्रिंसिपल ऑफ सेलेस्टियल मैजिक वो इवन एग्जिस्ट भी कर सकती है। जितना मैं जानता हूँ ये एक ऐसा मैजिक है जो कि गेम के अंदर सीखा ही नहीं जा सकता था। एक सेलेस्टियल मैजिक जो कि आराम से टाइम, स्पेस और दिमाग हर चीज़ को मैनिपुलेट करके रख सकता है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक ताकत है और ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है। देखा जाए ये पूरे तरीके से नेचुरल लॉज को तोड़ मरोड़ सकती है अपनी मर्जी से। उसी के साथ में ये सभी मैजिक में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर इसके बारे में रिसर्च भी बहुत ज़्यादा कम ही हुई है, और इन चीज़ों को अगर हटा भी दिया जाए ये सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ भी है, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लूसी, उसने इसको अपने अंदर ज्ञान से खुद ब खुद समझ लिया, तो वो मुझको पढ़ा पाए? बिल्कुल भी नहीं। वो मुझको ये सिखा ही नहीं सकती है। अगर प्रोफेसर ग्लास्ट यहाँ पर आसपास होते तो मेरी बहुत ज़्यादा मदद होती। और प्रोफेसर ग्लास्ट के बारे में सोचता है और बड़ा ही सैड होते हुए बोलता है कि अगर प्रोफेसर ग्लास्ट
सच में वो अगर जिंदा होते और शांत हो जाता है। तब एकदम से कोई चिल्लाता है कि नहीं नहीं, एक और औरत नहीं। दिखा जाता है वो जिक्स होता है। वो बोलता है कि चाहे एक आदमी जितना भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक और औरत, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा चलता रहा तो आगे जो तुम्हारी सिचुएशन है वो नर्क से भी बदतर होने वाली है। तभी एडी एकदम से चुटकी बजाता है और मेरिल्डा वहाँ से जाने लगती है। मेरिल्डा बोलती है कि हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं अभी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ पढ़ रही हूँ, प्लीज़ मुझे मत भगाओ। तभी जिक्स बोलता है कि ओ मुझे माफ़ करना, ये तो वही स्पिरिट है जिससे कि मैं पहले मिल चुका हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी सोच लिया। एडी बोलता है कि चलो उसको छोड़ो, तुम बताओ आखिर यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। वो कई सारी किताबें लाया होता है और बोलता है कि ये सारी की सारी पुरानी मैजिक बुक्स हैं जिनके के बारे में तुमने कहा था। इसको सुनकर के एडी बोलता है कि ओ थैंक यू, एल्का से बोल देना मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे दोबारा से बेसिक पढ़ने की ज़रूरत थी। मेरा यहाँ पर इसको दोबारा से लाने का मन नहीं था, इसी वजह से मैंने उससे कह दिया था। ये पक्का ही बहुत ज़्यादा भारी होंगी, थैंक यू, क्या मुझे इसके बदले में कुछ करना चाहिए तुम्हारे लिए। इस पे वो बोलता है कि नहीं, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर तुम करना ही चाहते हो तो क्या ख्याल है कि तुम स्टूडेंट काउंसिल में मेरे साथ में काम करो। ये थोड़ा सा मक्खन लगाने वाला हो जाएगा, लेकिन लास्ट टाइम तानिया के साथ में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के साथ में जो हुआ था, उस वजह से वो मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हैं और ऐसा लगता है कि वो अपने आसपास बहुत ज़्यादा भरोसेमंद लोगों को ही चाहती है। तो इसी वजह से वो चाहती है कि तुम आ करके स्टूडेंट काउंसिल में एक पोजीशन ले लो। इसको सुनकर के एडी बोलता है कि क्या, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम किसी भी इंसान को काउंसिल में रख लोगे, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। इसको सुनकर के वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा केयरलेस हो रही है, और ये वैसे भी पहली बार है कि सिल्वेनिया की हिस्ट्री में कोई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वो काउंसिल प्रेसिडेंट बना है। तो वो खुद ब खुद चाहती है कि वो अपने कैबिनेट को हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा ताकतवर कैबिनेट बनाए। तो इसी वजह से गुरेल की डॉटर थर्ड ईयर की वो पहले से ही वहाँ पर पहुँच चुकी है। उसी के साथ में फोर्थ ईयर का टॉप स्टूडेंट सीनियर डाइक वो भी वहाँ पर पहुँच चुका है। उसी के साथ में वहाँ पर जोसेफ भी है जो कि मैजिक फैकल्टी है। उसी के साथ में एनिस जो कि थर्ड ईयर की सीनियर असिस्टेंट है। उसी के साथ में डोरोथी जो कि फोर्थ ईयर की एल्केमी डिपार्टमेंट हेड है। और इवन सीनियर एडी, अगर तुम भी यहाँ पर आ जाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ऐसा लगता है कि तानिया शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा भरोसेमंद, उसी के साथ में टैलेंटेड लोगों को ही अपनी टीम में ज्वाइन करवाना चाहती है, काउंसिल में ज्वाइन कराना चाहती है। फिर जिक्स वहीं पर लकड़ी पर बैठते हुए बोलता है कि लेकिन अंत में तुम तो मना ही करने वाले हो, है ना। इस पे एडी बोलता है कि हाँ। जिक्स बोलता है कि वैसे भी तुम पहले से ही अपनी मैजिक इंजीनियरिंग, उसी के साथ में स्पिरिट मैजिक, फिजिकल ट्रेनिंग, कैंप लाइफ और उसी के साथ में तुम एकेडमी के एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो, इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हो। और इवन अब तुम एक नए तरीके का मैजिक भी सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं समझ सकता हूँ। और दूसरे झोपड़े को भी देख लेता है और बोलता है कि वाह, यहाँ पर एक नया झोपड़ा भी है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। एडी अपने मन में बोलता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जब से मैंने तानिया को बचाया है तब से स्टोरी पता नहीं एक अलग ही टेरिटरी में पहुंच चुकी है। छोटे छोटे प्रेडिक्शन वो बिल्कुल भी अब काम ही नहीं आ रहे हैं। जिक्स ने स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर ली, ये सबसे बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है। उसी के साथ में पूरा जो काउंसिल है उसमें जो भी मेंबर हैं वो भी बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। और अगर टाइमलाइन को देखा जाए तो फिर जल्द ही ज्वाइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग वो दोबारा से होने वाली होगी। और ये सबसे ज़्यादा बड़ा इवेंट है जो कि लूसी का आगे क्या होने वाला है वो पता करेगा। ये है एक्ट 3 का फाइनल बैटल। प्रोटैगनिस्ट अब दोबारा से एक सेकेंड ईयर सीनियर के तरीके इस इवेंट को फेस करने वाला है। ओरिजिनली क्लॉड जो कि फर्स्ट ईयर का एल्केमी डिपार्टमेंट हेड है, वो फाइनल बैटल को हार जाएगा। अंत में वो एक फॉरबिडन सब्सटेंस पी लेगा जिसको कि ब्लड ऑफ द इविल गॉड कहा जाता है। मुझे ये अच्छे तरीके से याद है क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा इवेंट नहीं है, लेकिन जैसा कि तुम देख ही सकते हो अभी मेरे हाथों से स्टोरी निकल चुकी है। तो फिर चाहे ये ओरिजिनल पाथ को फॉलो करे जिसको कि मैं जानता हूँ, और या फिर ये एकदम अलग ही डायरेक्शन ले ले,
तो यहाँ से मैं एकदम अननोन टेरिटरी में हूँ जहाँ से मुझे ही सारी चीज़ें देखनी हैं। एक हम लोग को कैरेज दिखाई जाती है जो कि बिल्कुल सोने की बनी हुई होती है और उसके साथ में नाइट्स भी चल रहे होते हैं। एडी बताता है भले ही रात भर जादूगर उस पर वेट रिडक्शन मैजिक का यूज करते रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कैरेज इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसको चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जो उस बड़े से कैरेज को एस्कॉर्ट करने वाले ट्रूप्स हैं वो एक आर्मी के बराबर होते हैं और होली सिटी इसको बुलाता है अ पैलेस ऑफ व्हील्स और इसको ऑपरेट करने के जो रिसोर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। इसी वजह से ये लगभग नामुमकिन होता है इसको होली कैपिटल से बाहर निकलवाना। और इस समय पर जो उस पर बैठा हुआ है वो है बहुत बड़े 2 फिगर्स। दिखाया जाता है एक बंदा जो कि बोलता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा दूर है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम लोग अब जा कर के फाइनली सेंटिस्ट से मिल सकते हैं और उनकी कंडीशन को पता कर सकते हैं। हम लोग को इसके बारे में बताया जाता है ये आर्क बिशप बर्डियो है। और एक और इंसान दिखाया जाता है, वो भी बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, थैंक यू, आपने सारी की सारी चीज़ें पहले से अरेंज कर दी और उसी के साथ में ये जो रास्ता है वो परफेक्टली मैच कर रहा है। और इसके बारे में बताया जाता है ये है होली एम्परर एल्डेन। वो स्माइल करता है और बोलता है कि अब हम लोग जल्द ही सिल्वेनिया पहुंच जाएंगे। तो बर्डियो बोलते हैं कि क्योंकि होली एम्परर विजिट कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि यहाँ पर पक्का ही तैयारियां भी उसी के अनुसार हुई होंगी। और सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर तान्या बोलती है मुझे पहले से ही बहुत सारी चीज़ें करने के लिए हैं। यहाँ पर होली सिटी के रूलर कैरपियो वो यहाँ पर आ रहे हैं, उसी के साथ में होली एम्परर एल्डेन आ रहे हैं और इवन आर्क बिशप बर्डियो वो भी उन्हीं के साथ में आ रहे हैं। आखिर इतना सारा काम मेरे ऊपर क्यों ही आ चुका है? इनका आने का पर्पज वो है कि यहाँ पर सुप्रीम गॉड टेलस की जो भी ख्याति है उसको फैला पाएँ। और बैप्टिज्म जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जब कोई क्रिश्चियन धर्म अपनाता है तो उसे बैप्टिज्म बोलते हैं। तो इन लोगों ने बैप्टिज्म का नया एक उत्तराधिकारी बनाया है, उसके बारे में बताने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज़ है, असली कारण है वो तो यही होगा, है ना। यहाँ पर मीटिंग रिक्वेस्ट फॉर्म भी है, देखते हैं आखिर क्या है। वो लोग पक्का ही सेंटस क्लैरिस के बारे में चिंता कर रहे होंगे, आखिर वो चर्च का दिल कही जाती है। क्या यहाँ पर एक और मीटिंग रिक्वेस्ट है? कौन? आखिर ये होली एम्परर किससे मिलने की बात कर रहे हैं? एक स्टूडेंट 2nd ईयर सीनियर जिसका ही नाम है एडल। आखिर ये है कौन? एनीवे शेड्यूल को अरेंज कर दो ताकि वो सेंटिस्ट से आराम से मिल पाएं। तो वही बोलती हैं कि यस सर। और सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर सेंटिस्ट बोलती है कि आज होली एम्परर होली सिटी से निकल करके यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब मैं काइल की जगह पर फाइनली सेंटिस्ट की पोजीशन पे बिल्कुल सामने आऊंगी। आज वही दिन है। और क्लैरिस पूछती है बेले माया आज ही जॉइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग होने वाली है ना? इस पे बेले भी बोलती है कि हाँ आज होली एम्परर भी विजिट कर रहे हैं, उसी के साथ में आज कॉम्बैट ट्रेनिंग भी है। इस पे क्लैरिस बोलती है कि हाँ मैं इसी वजह से और जो दूसरे ईयर्स के स्टूडेंट थे उनसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहती थी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। और अपने मन में बोलती है कि मैं बिल्कुल भी होली कैपिटल में वापस नहीं लौटना चाहती हूँ। अकेडमी में लाइफ वो एकदम सपने के तरीके है और यहाँ पर अभी कई सारे लोग हैं जिनसे कि मैं मिली भी नहीं हूँ। और पुरानी बातें सोचने लगती है। पहले एडल के बारे में सोचती है और बोलती है कि एक लड़की जिसने कि मेरे दिल के अंदर में आग जला दी थी इस संसार को देखने के लिए, हर जगह पर घूमने वाली एक लड़की एडल। और कई सारी अपनी यादें याद करती है जहाँ पर वो तान्या के साथ में होती है, अकेडमी में अपनी ज़िंदगी जी रही होती है। और फाइनली वो दिन जहाँ पर वो एडी से मिलने के लिए एकदम तूफ़ानी रातों में चली गई होती है और बहुत सारे अपने दिन याद करती है। और पहले के दिन भी याद करती है जहाँ पर वो एडल से उसकी स्टोरी सुना करती थी और बोलती है हमेशा से ही मैं दूसरों की स्टोरी सुना करती थी, लेकिन अब फाइनली मेरे पास में भी कुछ स्टोरीज़ हैं जिनको कि मैं खुद ब खुद दूसरों को सुना सकती हूँ। ऑफ कोर्स मैं किसी भी हालत में आर्क बिशप को ये स्टोरीज़ नहीं बताने वाली हूँ कि एक टॉप रैंकिंग स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उसने डॉर्मेट्री को पूरे तरीके से उड़ा करके फेंक दिया था। उसी के साथ में एक नोबल वो मर्डर केस के चार्जेस में फंस गया था, अल्फ वर्डियो, जो कि हमेशा ही एकदम प्योरिटी की ज़िंदगी जीते हैं।
वो अगर इसके बारे में सुनेंगे ना तो तुरंत ही मुझे एकेडमी से निकलवा लेंगे। वैसे भी उनको मना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये इस वजह से नहीं क्योंकि वो माइंड रीडिंग के मास्टर हैं। माइंड रीडिंग वो एक सेक्रेड मैजिक एबिलिटी है, लेकिन ये मेरे ऊपर काम नहीं करती है। ये ऐसा है कि वो मेरे एक टीचर के तरीके हैं जिनको कि मैं बचपन से जानती हूँ, तो उनको कोई भी चीज़ मना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बेले माया बोलती है कि अब तुम सेंटेंस रिलैक्स कर सकती हो। इस पे क्लैरिस बोलती है कि क्या मैं देखने में चिंतित लग रही हूँ, और अपने मन में बोलती है वेल अभी के लिए ये ठीक है, जब तक कि मैं अपनी उस जिद पर अड़ी रहती हूँ कि जैसे ही किसी भी स्टूडेंट को पता चल जाएगा तुरंत ही मेरी एकेडमी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तब एकदम से बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और बोलती है रुको रुको, एडवर्ड टेलर। ऑफ कोर्स ऐसा लगता है वो बहुत अच्छे तरीके से सच को छुपाता है, लेकिन फिर भी क्या हो कि अगर बर्डियो किसी तरीके से एडी से मिल जाए, और अगर किसी तरीके से बर्डियो अपनी माइंड रीडिंग एबिलिटीज से ये पता कर लें कि एडवर्ड टेलर वो मेरी आइडेंटिटी के बारे में जानता है, तो आखिर क्या हो सकता है। और वो बहुत इससे कांपना स्टार्ट कर देती है। बेले माया बोलती है कि क्या हो गया, क्या मुझे आपके लिए चाय बनानी चाहिए। इस पे सेंटेंस बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ चाहती हूँ, जल्दी करो, मुझे कहीं पर जाना है। इसको सुन करके बेले बोलती है कि क्या हम लोग के पास में इतना वक्त तो नहीं है, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आखिर आप कहाँ पर जाना चाहती हैं। इस पर बोलती है कि एडवर्ड टेलर, और बहुत तेज से शर्माने लगती है और बोलती है कि मैं जैसे ही उससे मिल लूँगी मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा शांत महसूस करूँगी। मैं उससे मिलना चाहती हूँ अभी, जितनी जल्दी से जल्दी हो पाए। बेले बोलती है कि क्या, और राइटर बोलता है कि वेले को ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिर क्यों। और वेले बोलती है कि क्या ऐसी बात है, और अपने मन में बोलती है कि मैं किसी भी हालत में एडी और सेंटेंस को मिलने नहीं देना चाहती हूँ। मतलब राइटर बोल रहा है कि उसको पता नहीं है कि आखिर वो क्यों नहीं मिलने देना चाहती है। और फिर हम लोग को सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है एक बोर्ड का सीन, जहाँ पर जॉइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग के मैच की लिस्ट आ गई होती है। और जेनिका बोलती है कि मेरे पास में कोई भी चैलेंजर ही नहीं है जॉइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए। एडी बोलता है कि क्या तुम किसी को चैलेंज करना चाहती हो। जेनिका बोलती है कि नहीं, यह थोड़ा सा एरोगेंट लगेगा। एडी अपने मन में बोलता है जॉइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग वो स्टार्ट हो चुकी है, और ये बिल्कुल पिछले साल के ही तरीके है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर स्टूडेंट एक दूसरे से फाइट करके अपने ग्रेड्स को बढ़ा सकते हैं, और सारी की सारी चीज़ें पहले के तरीके ही सेम हैं। जो चीज़ चेंज हुई है वो यही है कि आराम से तुम किसी को भी डुअल के लिए चैलेंज कर सकते हो। जैसा कि अभी के सिनेरियो चल रहे हैं उनके अनुसार देखा जाए तो फिर कोई भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट अभी क्लास ए में नहीं पहुंच पाया है। इसी वजह से वो लोग किसी भी हालत में सेकेंड ईयर से जीतना चाहते हैं, और क्योंकि सेकेंड ईयर के कैरेक्टर सभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मैचेस देखने लायक होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर लोग बिल्कुल भी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के मैचेस में उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होने वाले हैं। जेनिका बोलती है कि आखिर हम लोगों को खाने के लिए क्या खाना चाहिए। इस पे एडी बोलता है कि मेरे पास में कुछ बचा हुआ रखा है, मैं उसी को गर्म करके खाने वाला हूँ। एडी बताता है कि सिर्फ थर्ड ईयर में जेनिका ही है जिसको कि मैं जानता हूँ, और यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं जो कि उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। आखिरी साल ये हुआ था कि जेनिका के अलावा कोई भी अपने से जूनियर को हरा ही नहीं पाया था, तो फिर फोर्थ ईयर वो आसानी से किसी को भी चैलेंज करके हरा सकते हैं, और इसी वजह से वहीं पर जो ताकतवर लोग हैं उनको कोई भी चैलेंज ही नहीं मिले हैं। जेनिका जाती है एडी के पास में, उसकी किताब को देखते हुए बोलती है कि तुम वही किताब पढ़ रहे हो जो कि तुम्हें लूसी से मिली है। इस पे एडी बोलता है कि हाँ ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी किताब है, तो अभी के लिए मैं इसी को पढ़ रहा हूँ। इस पे जेनिका मुँह फुला के बैठ जाती है और बोलती है कि ज़रूरी, अच्छा ऐसी बात है। एडी अपने मन में बोलता है कि मेरे पास में भी कोई भी चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा कह सकते हो मैं भी ताकतवर हूँ। और पहली बात करी जाए तो फिर जेनिका की पर्सनैलिटी के अनुसार वो किसी को भी चैलेंज तो करने वाली है नहीं, तो मैं भी तो बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लो रहना है ताकि मैं आसपास के सिनेरियो को अच्छे तरीके से चेक कर पाऊँ। तब एकदम से सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, मतलब गार्ड्स, कि रास्ता बनाओ, सेंटेंस आ रही हैं, और वहाँ पर बड़ा सा कैरेज आने लगता है। एडी बोलता है कि क्या, आखिर ये क्या है। पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा अजीब है कि सेंटेंस यहाँ पर क्या कर रही है।
सेंटेंस वहाँ से उतरती है और आगे बढ़ने लगती है। और एडी अपने मन में बोलता है कि जो होली पॉप थे जो कि जल्दी आने वाले थे, क्या वो थोड़ा सा देर में आने वाले हैं? आखिर कौन ही इतना बड़ा वेरिएबल हो सकता है जो कि इतने बड़े चेंज को कर पाए? आखिर कैसे ही ये चेंज हुआ होगा, क्यों चेंज हुआ होगा? तभी एकदम से सेंटेंस आती है, उन लोगों के पास में रुक जाती है और बोलती है, पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं तुम्हें लेटर दूंगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर तुमसे जल्दी मिलना चाहती थी, इसी वजह से मैंने यहाँ पर आना चुन लिया। हेलो एडी, मैं यहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुकने वाली हूँ, तो फिर मैं तुमसे छोटी सी बातचीत करना चाहती हूँ। एडी बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सम्मान की बात है। जेनिका एकदम खड़ी हो जाती है और बोलती है, मैं हूँ जेनिका फेलबर, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है आपको इतनी ज़्यादा नज़दीक से देखने का। और एडी को पकड़ लेती है, बोलती है, एडी आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? बहुत धीमे से बोलती है। और एडी अपने मन में बोलता है कि इवन भले ही वो गांव में रही हो, लेकिन ज़्यादातर जो एम्पायर की पॉपुलेशन है वो टेलस ऑर्डर की ही बिलीवर है, तो फिर उसके रिएक्शन ऐसे होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी बात है। उसको ऐसे देखना बिल्कुल भी ये महसूस ही नहीं करा रहा है कि वो कभी काइल थी। काइल मतलब वही इसकी जो दूसरी वाली आइडेंटिटी है, उसने कई सारी ट्रेनिंग करी है कि वो अपने हर मूवमेंट, उसी के साथ में अपने चेहरे के इमोशन को भी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाए। और बोलता है कि मैंने सुना कि जो होली पॉप और आर्क बिशॉप हैं वो जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है कि तुम यहाँ पर आओ? और सेंटेंस बोलती है कि होली पॉप वो ट्रिक्स हॉल में आने वाले हैं। ये भी बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंट की बात है कि वहाँ पर मैं भी रह रही हूँ अभी के लिए। वैसे मुझे पता चला कि अब जल्द ही जॉइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग के मैच अनाउंस होने वाले हैं, तो मुझे लगा तुम पक्का ही यहाँ पर होगे, इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गया। एडी अपने मन में बोलता है कि क्या वो सिर्फ मुझसे ही मिलने के लिए आई? और वो बोलने लगती है कि जो आर्क बिशॉप वर्डियो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और इस वजह से तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि वो किसी के दिमाग को भी पढ़ सकते हैं, और ऐसा लगता है कभी कभी वो तुम्हारी तरफ में ऐसे देखते हैं जैसे कि वो जान जाते हैं कि तुम देख क्या रहे हो। ये सच में बहुत ज़्यादा मतलब जान करके अचंभित होने वाली चीज नहीं है, ये पक्का ही एक प्रकार का होली मैजिक होगा, है ना? एनीवे, यहाँ पर बहुत सारे र्यूमर हैं आर्क बिशॉप के बारे में कि उनके पास में एबिलिटी है कि वो किसी के भी थॉट्स को देख सकते हैं। एडिस को सुन करके कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और अपने मन में बोलता है कि वर्डियो माइंड रीडिंग, दूसरे के थॉट देखने की एबिलिटी, ओ अच्छा ऐसी बात है। वो कारण जिस वजह से क्लैरिस यहाँ पर आई है सिर्फ और सिर्फ ये बातें करने के लिए, वो पक्का ही इस वजह से होगा। आर्क बिशॉप की दूसरों के थॉट्स पढ़ने की एबिलिटी तो पक्का ही इस बारे में चिंतित होगी कि उन्हें पता चल जाएगा कि मुझे क्लैरिस की आइडेंटिटी के बारे में पता है। एडी बोलता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, आर्क बिशॉप वर्डियो सच में बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो कभी भी मेरे जैसे किसी से मिलें जिनका कि स्टेटस इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका है। इसको सुन करके सेंटिस बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है। एडी बोलता है कि हाँ, उसी के साथ में मैं जॉइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग में पार्ट लूँगा, तो फिर मैं कभी भी उनसे तो मिलने ही नहीं वाला हूँ। इसको सुनकर के सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कभी नहीं कभी नहीं। तब एकदम से अपनी जेनिका बोलती है कि सेंटेंस तो क्या तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एडी से मिलने के लिए आई थी? तो इसको सुन करके वो बोलती है कि हाँ ये एकदम सही बात है जेनिका, तुम जानते हो येंडरे है। जेनिका बोलती है कि तो जब तुम होली पॉप से मिलने के लिए नर्वस थी तो तुमने अपना कैरेज उठाया और तुम एडी से मिलने के लिए चली आई। इसको सुन करके वो बोलती है कि नहीं मैं भी एक इंसान हूँ, ऑफ कोर्स मैं भी नर्वस होती हूँ, तो एनीवे इसी वजह से यहाँ पर तुम कभी कभी लोगों से मिलना चाहते हो, और जब तुम सोचते हो इसके बारे में तो तुम जिन लोगों से मिलना चाहते हो और उनका चेहरा देखने चाहते हो, तो रुको, मैं नर्वस थी, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मैं बस उससे मिलना चाहती थी, मैं बस उसको देखना चाहती थी। मेरे हिसाब से अब ये सेंस बना रहा है ना? और शर्माने लगती है और वहाँ से उठ करके भागने लगती है और बोलती है कि देखो समय को देखो, ऐसा लगता है होली पॉप जल्द ही पहुँचने वाले हैं। और तुरंत दौड़ करके अपनी गड्डी में बैठ जाती है और गड्डी वहाँ से एकदम गायब हो जाती है। एडी एकदम अपने सर पे हाथ रख लेता है
और बोलता है कि भले ही वो क्लैरिस हो या फिर काइल हो, लेकिन उसके साथ में टाइम बिताना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। हमेशा ही दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे चिल्ला रहे होते हैं और उसी के साथ में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने किसी को भी चैलेंज रिक्वेस्ट नहीं भेजी। एडी, हाँ वो एडी है। यहाँ पर बहुत सारे र्यूमर हैं कि वो एक नया स्टूडेंट है और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है। तो कोई और बोलता है कि ऑफ कोर्स पक्का ही जो थर्ड ईयर में कमज़ोर लोग होंगे वो उनमें थोड़ा सा ताकतवर होगा बस। और एडी अपने मन में बोलता है कि आखिर ये क्या बकवास है। तभी सामने से एक बंदा अपने वेपन को हटाते हुए बोलता है कि तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि हम लोगों के मैचेस के लिए कोई भी शार्प ब्लेड का यूज नहीं कर सकता है, लेकिन मेरा वेपन पूरे तरीके से अलग है। और बहुत तेज से हंसना स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि चलो मैं मैच स्टार्ट होने से पहले ही तुम्हें बता देता हूँ कि जैसा कि तुम्हें मेरा नाम पता होना चाहिए, मेरा नाम है कॉर्डेक बेल्डर्क और अब मुझसे ही तुम मैच हारने वाले हो। सभी बच्चे बात करने लगते हैं कि मैं जानता हूँ कि वो ब्लेड भले ही शार्प ना हो, लेकिन फिर भी मैं कभी भी उससे तो लड़ना ही नहीं चाहूँगा। फिर वहाँ पर अनाउंसर आती है और बोलती है कि चलो थर्ड ईयर स्टूडेंट एड्रो टेलर और फोर्थ ईयर स्टूडेंट कॉर्डेक बेल्डर्क दोनों लोग तैयार हो जाओ। और कॉर्डेक जैसे इसको सुनता है अपने वेपन को उठा करके आगे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और बोलता है कि हा मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही है। मैं कभी भी मॉक डुअल में अपने अपोनेंट पर इजी अटैक नहीं करता हूँ, तो अगर तुम्हें हल्का भी डर लग रहा है तो फिर तुरंत ही हार मांग लो, अभी देर नहीं हुई है। एडी ऐसे शांति में खड़ा रहता है, एकदम से अपने मुंह से हवा जैसे निकालता है और अपना एक हाथ आगे करता है और आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है और अटैक का यूज करता है पार्टिकल एक्सप्लोजन, जिससे बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन टाइप में होता है। तो वो बंदा दूर गिरता है जा करके। इसको देख करके अपने मन में बोलता है कि आखिर मेज की रिएक्शन स्पीड इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। एक थर्ड ईयर लास्ट ईयर यहाँ पर उसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन आखिर अब ये मॉन्स्टर कहाँ से निकल के आया है। एडी अपने दोनों के दोनों स्पिरिट को आगे भेज देता है और बहुत ज़्यादा बैडएस लग रहा होता है और अटैक कर देता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। दिखाया जाता है वो फाइनली हार जाता है और सभी लोग बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड लगे। एडी बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल था कि ताकि उसको चोट ना लगे, सॉरी, लेकिन अब तुम कुछ समय के लिए दोबारा फाइट नहीं कर पाओगे, गुड वर्क। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। एडी अपने मन में बोलता है कि मैं इस पर फोकस नहीं कर पाया क्योंकि मैं कुछ और चीज़ों के बारे में सोच रहा था। जैसे ही सेंटेस वहाँ से गई, मैं तुरंत ही वहाँ से उठ करके डायरेक्ट अरीना की तरफ में चला आ रहा था और जब मैं स्टेडियम की तरफ आ रहा था तब मैं किसी अनएक्सपेक्टेड इंसान से मिला। एडल बोलती है ओह मेरी, हम लोग दोबारा से मिल गए एडी। एडी बोलता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये तो ग्रॉकेट हॉल है, तुम्हें नाइल हॉल में होना चाहिए, है ना। इसको सुन करके वो बोलती है ये कितना था कोइंसिडेंट की बात है। ऐसा कहा जाता है कि जो हवा भी चलती है वो तुम्हारे भाग्य के ही अनुसार चलती है, शायद से हम लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। एडी अपने मन में बोलता है कि वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फीलिंग देती है। जैसे ही जॉइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, मैं जानता हूँ कि सेरिस वो मारी जाएगी। एडल उठती है और बोलती है वेल शायद से मुझे अब जाना चाहिए। एडी अपने मन में बोलता है कि नॉर्मली मैं सिनेरियो के अनुसार ही काम करता, लेकिन सिनेरियो पहले ही बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। मैंने तानिया को स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बना दिया है। ये सोचने के बाद मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी जो कि मेरे बिल्कुल बस में भी नहीं थी। मेरे पास में कोई ताकत ही नहीं थी उनको पलटने की, लेकिन फिर भी अब जब मैंने वो चीज़ कर दी हैं तो अब मेरे हिसाब से मुझे इसको भी जाने नहीं देना चाहिए। और बोलता है हे। इसको सुनकर के एडल बोलती है कि हाँ क्या हो गया एडी। एडी बोलता है कि तुम जल्द ही मरने वाली हो और अपने मन में बोलता है कि हाँ उसको कन्विंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तभी वो बोलती है कि मुझे पता है। इसको सुनकर के एडी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि क्या उसको कैसे पता कि वो मरने वाली है, आखिर कैसे, क्या उसके पास में कोई ऐसा इंसान है जिसको कि फ्यूचर के बारे में पता है। नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुझे जल्दी से जल्दी टेलर को ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी देख पाऊँ कि आखिर सिनेरियो कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है। उसके बाद में तभी बहुत तेज़ से भूकंप की आवाज़ आती है। एडी बोलता है कि क्या ये भूकंप, आखिर कैसा भूकंप है ये, नहीं आखिर ये कैसी आवाज़ है।
वो बाहर निकलता है। वो तुरंत ही खिड़की को खोल करके देखता है और बोलता है कि इवन भले ही सिनेरियो जितना भी ज़्यादा चेंज हो जाए, लेकिन मैंने प्रेडिक्शन उसी के साथ में अपनी इमेजिनेशन का यूज करके हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है। लेकिन आखिर ये अभी क्यों हो रहा है? क्या कोई ऐसी चीज़ निकल आई है जो कि मेरी इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा दूर है? आखिर क्यों? आखिर 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 वो यहाँ पर क्या कर रहा है? एक ऐसा बींग जिसको कि कहा जाता है वो एक्सटेंट हो चुका है। हम लोग को एक बड़ा सा पंख दिखाया जाता है, एक बहुत ज़्यादा खतरनाक तबाही जो कि इंसानी ताकत से रोकी ही नहीं जा सकती है, और सामने बहुत ज़्यादा पानी जैसा दिखाया जा रहा होता है। द वेल्ड स्वॉर्ड्समैन ऑफ सिल्वेनिया, फाइनल बॉस द लैंस सैक्रेड ड्रैगन, वो अवेकन हो चुका है। आई मीन व्हाट द फक? आखिर ये क्या बकवास है? मतलब फाइनल बॉस वो भी आ चुका है, इसका मतलब क्या है? और सीन शिफ्ट हो जाता है। बताया जाता है एपिसोड 3 द फेल्ड स्वॉर्ड्समैन ऑफ सिल्वेनिया, सेकेंड जॉइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग। टेलर वो सभी के सभी फ्रेशमैन को बहुत ज़्यादा आसानी से हरा देगा, और उसके बाद में फाइनली जब वो क्लॉडे को हरा देगा जिसने कि इविल गॉड का खून पिया होगा, वो एग्ज़ाम रूम से बाहर आएगा सिर्फ और सिर्फ एडल की मौत की खबर सुनने के लिए। उस समय पर कैसे एडल मरी इसका किसी को भी पता नहीं था, और एक इनोसेंट सी बच्ची जैसी क्लैरिस वो कम्प्लीटली पूरे तरीके से बदल गई। उसने भगवान पर अपना भरोसा खो दिया और एकदम अलग ही इंसान बन गई, और गेम के प्लेयर ने क्लैरिस के इस अचानक से बिहेवियर चेंज को और उसके इस डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर को एक नाम दिया, द फेटलेस सेंटस। और ताकि फेटलेस सेंटस को हटाया जा सके, ऑर्डर कई सारे ट्रूप्स को आर्केन आइसलैंड पर भेजेगा। तो अंत में जो इंसान अपने बर्ज़र्क मोड पे जा करके उन सभी की सभी फोर्सेस को ख़त्म कर देगी, वो होगी एक्ट 3 की फाइनल बॉस अवेकेंड लूसी। यही एक्ट 3 की ओरिजिनल स्टोरी थी, लेकिन वहाँ पर सैक्रेड लैंस ड्रैगन आ गया होता है, जो कि बड़ा ही बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इसका नाम बताया जाता है बेलब्रॉक। एडी बोलता है कि वो एक्ट 5 का फाइनल बॉस है, उसको द फेट स्वॉर्ड्समैन ऑफ सिल्वेनिया की मेन स्टोरी के ख़त्म होने के बाद में आना चाहिए, ये फाइनल बॉस है। आखिर ये चल क्या रहा है? और दिखाया जाता है वो ड्रैगन अपना पैर उठाता है। एडी बोलता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपना पैर ही उठाया, ये कोई मैजिक नहीं था, ये उसने सही तरीके से अपनी मूवमेंट तक नहीं दिखाई, बस एक कदम आगे लेना, बस उसने इतना ही किया। इतने ही भर से ही आधे से ज़्यादा डॉर्मेट्री वो राख के अंदर में बदल गई। मैं इसी वजह से सरवाइव कर पाया क्योंकि मैं फैकल्टी बिल्डिंग में था। मेरा सर्वाइवल पूरे तरीके से लक पर ही बेस्ड है। और तुरंत ही वहाँ से कूद जाता है और अपनी ग्रॉकेट की जो अंगूठी होता है उसका यूज करता है और बोलता है शायद से मैं कई सालों तक मैजिक का यूज ना कर पाऊँ। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि मैं ज़िंदगी में अब कभी भी दोबारा मैजिक का यूज ना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर मुझे अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाना पड़े फिर भी मैं इसका यूज करूँगा। और बोलता है मैक्सिमम आउटपुट। और बोलता है अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, किसी न किसी तरीके से मैं मरने ही वाला हूँ। मेरिल्डा को निकाल करके बोलता है दौड़ो मेरिल्डा। और बोलता है कि अब अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, ट्रिक्स हॉल का सीन दिखा जाता है जहाँ पर कई सारे गार्ड बोल रहे होते हैं आपको भागना पड़ेगा सेंटेस बोलती है कि हाँ मुझे पता है, जल्दी से जल्दी लोगों को जमा करो और हम लोग एक साथ भागेंगे। तभी वो लोग बोलते हैं कि सेंटेस प्लीज़ मेरा हाथ पकड़िए और जल्दी से जल्दी चलिए, हम लोग आपको कैरेज तक लेकर के। तब तक वहाँ पर कई सारे स्केल्स आते हैं और उन लोगों को मार देते हैं। सेंटेस किसी तरीके से बच जाती है क्योंकि उसके पास में होली शील्ड की प्रोटेक्शन है। दिखाया जाता है वो दूसरी तरफ देखती है और बोलती है कि आखिर आगे ये क्या है, क्या ये स्केल्स हैं? सिर्फ और सिर्फ इतने से ही, सिर्फ अपने स्केल्स निकालने भर से ही उसने इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन बना दिया। आखिर इसका मतलब क्या है? तभी अचानक से गार्ड आता है और बोलता है मार जल्दी से जल्दी एक कैरेज की तैयारी करो। तो एक बंदा आता है, वो बोलता है कि सेंटेस जो कैरेज है वो पहले से डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसके बजाय प्लीज़ इस घोड़े को ले जाइए, वो अच्छे तरीके से ट्रेन है।
वो आपको मैक्सिस ब्रिज तक ले जाएगा, उसके बाद में आप आर्केन आइलैंड से निकल सकती हैं। सेंटिस बोलती है कि नहीं, मुझे एक घोड़ा चलाना ही नहीं आता है, और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। देखती है सामने गार्ड का फेस। गार्ड बोलता है कि प्लीज़ इसको जल्दी जल्दी पकड़िए और आप बस उसको पकड़े रहिएगा, घोड़ा आपको अच्छे तरीके से बाहर निकाल ही देगा। और घोड़े पर मारता है और बोलता है कि जल्दी जल्दी सेंटिस को कासल के बाहर पहुंचा दो। और सेंटिस भी उस पर बैठ जाती है, घोड़ा आगे चल देता है। सेंटिस बहुत तेज से रो रही होती है और अपने मन में बोलती है, मैं हमेशा ही ये सोचती थी कि ये बस बढ़ा चढ़ा के कहानियाँ सुनाई जाती हैं, लेकिन अब जब मैं इन कहानियों को अपने आगे फेस कर रही हूँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर इनका कहने का मतलब क्या था। आर्क बिशप उस समय पर मुझे पढ़ सकते थे। बेलब्रॉक, द सेक्रेड लेंस ड्रैगन और सेंटिस थोड़ी सी स्टोरी बताती है और बोलती है जब भी वो सांस लेता है उससे इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है जिससे कि एक एनर्जी के बराबर बीम बनती है, और उसके नीचे की हर एक चीज़ वो राख के अंदर में बदल जाती है। वो बस उसको ले रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से कोई हाई रैंक का मैजिक, लार्ज स्केल मैजिक नलीफायर बैरियर का यूज कर देता है, जिससे कि वो मैजिक नलीफाई हो जाता है। सेंटिस ऊपर देखती है, देखा जाता है बहुत बड़ा सा वहाँ पर एक मैजिक होता है और वहाँ पर प्रिंसिपल ओवेल आ गए होते हैं। वो बोलते हैं कि डैम, इवन ये एक हाई रैंक का मैजिक है लेकिन इससे कुछ भी हो ही नहीं रहा है। और प्रिंसिपल बोलता है कि सेक्रेड लेंस ड्रैगन तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गए। कहा जाता है ड्रैगन की ड्रैगन ब्रीथ भी तुरंत ही ख़त्म हो जाती है और ड्रैगन ओवेल की तरफ में आगे अटैक कर देता है। प्रिंसिपल ओवेल बोलते हैं कि तो अब तुमको बंद करने का भी मौका नहीं देने वाले हो। तभी वहाँ पर कई सारी चेन्स आ जाती हैं। वो एक हाई रैंक का टेलीकिनेसिस मैजिक होता है, चेन्स ऑफ प्रोविडेंस। वहाँ पर अपनी लूसी आ जाती है और बोलती है, हाँ मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था बूढ़े आदमी, और अपने ग्रैंडफादर के शब्दों को याद करती है। एक दिन जब ये स्कूल बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन फेस करेगा तब क्या तुम इन लोगों को अपनी ताकत दोगी। और देखा जाता है लूसी आ जाती है, बहुत ज़्यादा बैडएस लग रही होती है। तभी एकदम से वो ड्रैगन बहुत तेज से दहाड़ता है और उसकी चेन्स को भी तोड़ देता है। उसके बाद में तुरंत ही लूसी के ऊपर अटैक कर देता है। लूसी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसके अटैक लगने से बहुत ज़्यादा दूर घिसकती जाती है। इसी वजह से सेंटिस का घोड़ा भी वहीं पर गिर करके मर जाता है। और दिखा जाता है लूसी वो बैरियर बचा करके किसी तरीके से बच गई होती है। प्रिंसिपल ओवेल बोलते हैं, थैंक यू लूसी, तुमने मेरे लिए थोड़ा सा वक्त बचाया। और प्रिंसिपल ओवेल ने हायर रैंक का डिफेंस मैजिक का यूज कर दिया होता है, सील्ड ऑफ द गॉड ऑफ क्रिएशन। दिखा जाता है बहुत बड़ी सी सील्ड होती है, पीछे से वो कोई मैजिक को कास्ट कर रहे होते हैं। सेंटिस पीछे बहुत ज़्यादा घबराई हुई पड़ी होती है। वो बोलती है कि हाँ मुझे जल्दी मैक्सिस ब्रिज पे जाना पड़ेगा और इस आइलैंड को छोड़ करके तुरंत ही भागना पड़ेगा। मुझे जल्दी भागना पड़ेगा, नहीं जल्दी भागो। और अपने हाथों को देखती है, बोलती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर एडी आता है और बोलता है तुम सेफ हो ना सेंटिस। वो बोलती है सीनियर एडी। एडी बोलता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, तुम अभी यहीं पर हो, क्या तुम्हें चोट लगी हुई है। इस पर वो बोलती है कि नहीं, आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर थी। एडी बोलता है कि तुमने यहाँ पर अपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगों से मीटिंग तय करी थी, तो मुझे पता था तुम पक्का ही ट्रिक्स हॉल में ही होगी। इस पर क्लैरिस बोलती है कि मैं मैक्सिस ब्रिज पर जाने के लिए एक घोड़े पर सवार थी। एडी बोलता है कि ये पूरे तरीके से पॉइंटलेस है क्योंकि इस जगह पर अब बहुत ज़्यादा आतंक मचा हुआ है, जिस वजह से तुम अगर इस आइलैंड को छोड़कर भी चली जाओगी तब भी तुम ड्रैगन की रेंज से बाहर नहीं निकल पाओगी, तुम बेमौत मारी जाओगी, प्लीज़ मुझे अच्छे तरीके से पकड़ लो। और अपने मन में बोलता है इंसानी स्ट्रेंथ इसके खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती है। इवन भले ही वहाँ पर प्रिंसिपल ओवेल और लूसी एक साथ उस पर अटैक कर रहे हों, लेकिन वो लोग उसको ज़्यादा समय के लिए नहीं रोक पाएंगे। ओरिजिनल स्टोरी के अनुसार टेलर वो अपनी पावर को मैक्सिमम लेकर के जाएगा और फाइनली वो अपने अल्टीमेट स्वॉर्ड्समैन फॉर्म पर पहुँच करके इसको हराएगा। तो क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए। और बोलता है जल्दी चलो मेरिल्डा। और बोलता है कि नहीं,
ऐसा हो ही नहीं सकता है। भले ही मेन स्टोरी पूरे तरीके से टूट चुकी है, पहले मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सा वेरिएशन है जिस वजह से पूरा का पूरा प्लॉट इतना ज़्यादा चेंज हो गया। मुझे पक्का पता है कि अगर मुझे पता चल जाएगा कि आखिर कौन वो चीज़ है जिस वजह से सैक्रेड लेंस ड्रैगन इतनी जल्दी उठ गया है, तो फिर मैं उसको दोबारा से सील कर सकता हूँ। पहले तो मेरे हिसाब से ये मेरी ही गलती है। अगर मैं स्टोरी को इतना ज़्यादा अलग लेकर कहीं नहीं जाता ओरिजिनल प्लॉट से, तो फिर कभी भी होता ही नहीं। ये मेरी गलती है। लेकिन फिर भी अगर एक तितली के पंख फड़फड़ाने से भी तूफान आ जाए, फिर भी क्या दुनिया का अंत इतनी ज़्यादा जल्दी होगा? वैसे मुझे पता नहीं है, एक्चुअली ये एक थ्योरी टाइप में है जिसमें कहा जाता है कि तितली के फड़फड़ाने से कहीं पर तूफान आ जाता है। मुझे याद नहीं है एक्चुअली, किसी को थ्योरी पता हो तो बता देना। और एडी बोलता है कि आखिर फाइनल एक्ट 5 वो अभी एक्ट 3 में क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहले मुझे सोचना पड़ेगा आखिर क्या कारण है जिस वजह से सैक्रेड लेंस ड्रैगन यहाँ पर आया। मुझे सारी की सारे जो भी मेजर कैरेक्टर हैं जिनकी की इस जगह पर इम्पोर्टेंस है उनके बारे में सोचना पड़ेगा। लूसी वो सैक्रेड लेंस ड्रैगन से फाइट कर रही है। क्लैरिस उसको देख करके लगता है उसको कुछ भी पता नहीं है। टेलर जो कि प्रोटैगनिस्ट है वो एक एक्सेप्शन है, वो पक्का ही यहाँ पर जो बचे हुए लोग हैं जिनको वो बचा सकता है उनको बचाने की कोशिश कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि वो इंसान मेरे अलावा जो कि इस प्लॉट को चेंज कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और तुरंत ही बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर के नेल हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भी कई सारे जो स्केल्स होते हैं ड्रैगन के वो गिर रहे होते हैं आकर के। सभी बच्चे दौड़ रहे होते हैं वहाँ पर। तभी एक लड़की दिखाई जाती है, वो बोलती है कि और उसको एक लेटर मिलता है जहाँ पर जो कि अपने शायद सेरिस और क्लैरिस के बीच की कॉम्बैट ट्रेनिंग का होता है, मुझे सही तरीके से पता नहीं है। और उसमें लिखा होता है प्लीज़ इंतज़ार करो अपने अपोनेंट का जब तक कि तुम्हारा नेक्स्ट मैच डिसाइड नहीं हो जाता है। फिर एक और आता है जिसमें लिखा होता है कॉम्बैट ट्रेनिंग वो कैंसिल हो रही है क्योंकि साइंटिस्ट के प्लान में एक चेंजेस हो चुके हैं। इसको देख करके वो बोलती है ये कितने ज़्यादा शर्म की बात है, हम लोग मिल सकते थे, लेकिन मुझे पक्का पता है कि भाग वो एक ना एक दिन हम लोगों को वापस मिलवा ही देगा। फिर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर एडी वो सोच रहा होता है कि गेम का फाइनल बॉस बेलब्रॉक वो एक्ट 3 के बीच में कैसे अवेकन हो गया। उससे फाइट करना वो तो एकदम इम्पॉसिबल ही है। उसके अलावा यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है कि उसको किसी तरीके से सील कर दिया जाए। तो मुझे पहले ये कारण पता करना पड़ेगा कि आखिर वो अवेकन क्यों हुआ। तो चलो पहले जो भी सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टर्स हैं इस एक्ट 3 के उनके बारे में सोचते हैं। वो लूसी या फिर टेलर हो नहीं सकते हैं और वो क्लैरिस तो है नहीं। और याद करता है एडल के बारे में, उसके एक्सप्रेशन और उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा शांत था। इवन भले ही वो जानती है कि उसकी मौत होने वाली है, अगर मैं किसी तरीके से उसको ढूंढ लेता हूँ मुझे पक्का पड़ता है कि किसी ना किसी तरीके से सच भी बाहर आ ही जाएगा। तो चलो जल्दी जल्दी क्लैरिस को कहीं सेफ जगह पर छोड़ते हैं और एडल को ढूंढते हैं चल करके। लेकिन मेरे पास में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, वक्त बहुत ज़रूरी है। और वहाँ से भागने लगता है और बोलता है कि सेंटस हम लोग पहुँच चुके हैं। लकीली ये अच्छी बात है कि अभी यहाँ पर जो बैरियर मैजिक है ऑफलेस हॉल का वो अभी भी एक्टिवेट है। इसको सुन करके क्लैरिस बोलती है सीनियर मुझे डर लग रहा है। एडी बोलता है कि चलो पहले अंदर चलते हैं और वहाँ पर थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं चल करके। एडी सामने देखता है और बोलता है कि बैरियर अभी भी एक्टिवेट है, लेकिन जो फर्स्ट अटैक था वो जैसे ही बेलब्रॉक के स्केल से हुआ था तुरंत ही बैरियर उसको रोक नहीं पाया था और टूट गया था। क्लैरिस बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और बोलती है कि हर कोई ऑफलेस हॉल के अंदर वो। तभी एकदम से एडी उसको पकड़ता है और बोलता है कि नहीं, हर कोई नहीं, क्योंकि अभी बैरियर एक्टिवेट है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई है जो कि वहाँ पर जा करके मेंटेनेंस रूम में उस स्पेल को अभी भी मेंटेन कर रहा है। इसका मतलब कि टॉप फ्लोर में कोई ना कोई सर्वाइवर होगा। गेट खोल करके एडी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। सामने दिखाया जाता है बेले माया जिनके के ऊपर कई सारे स्केल्स लगे होते हैं और वो उस बैरियर को इवन उनकी मौत भी हो चुकी है तब भी वहाँ पर जा कर के उसको मेंटेन करी हुई होती हैं। एडी और साइंटिस्ट दोनों उसके पास में जाते हैं और साइंटिस्ट बोलती है कि मैं होली मैजिक का यूज करूँगी
मैं पक्के तरीके से बोल सकती हूँ ये ठीक हो सकती है। जब पहला अटैक हुआ था तभी उसके ये सारे के सारे स्किल्स लग गए थे, लेकिन फिर भी वो अपनी इस पोजीशन में भी क्रॉल करते हुए यहाँ तक आई, जस्ट इन केस, ताकि अगर यहाँ पर कोई सर्वाइवर हो तो वो पहले से ही बैरियर को मेंटेन कर दे ताकि वो लोग यहाँ पर रह करके सेफ हो पाएँ। दिस इज़ समथिंग अमेजिंग। और बेले खांसने लगती है और फाइनली जैसे ही एडी को देखती है और वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। इस पे एडी एकदम शांत हो जाता है और कहता है कि अगर वो अपने आखिरी शब्द बोलती तो यही कहती कि उसने वही किया जो कि उस समय पर उसको करने की ज़रूरत थी। और सेंटेंस बोलती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है। तभी एडी उसकी आंखें बंद कर देता है और बेले वहीं पर मारी जाती हैं। सेंटेंस वहीं पर रोने लगती है और बोलती है नहीं 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 बेले मैं पक्का ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन तभी एडी बहुत तेज से दांतों को गिराता है और उसको पकड़ करके वहाँ से निकलने लगता है और बोलता है हम लोग भी अब वही चीज़ करेंगे जो कि इस समय पर हम लोग को करने की ज़रूरत है। और जा करके सेंटेंस के रूम में जाता है और उसके गेट को खोलते हुए बोलता है कि पहले तो यहाँ पर एक हाई लेवल का मैजिक एक्टिवेट है तुम्हारे कमरे में, तो जब तक कि यहाँ पर डायरेक्ट कोई अटैक नहीं होता है तो तुम ठीक रहोगी सेंटेंस। तो प्लीज़ अपने दिल को मजबूत रखना, मैं बाहर जा करके सारी की सारी सिचुएशन को समझ करके आता हूँ। इसको सुनकर के सेंटेंस बोलती है कि नहीं बाहर बहुत ज़्यादा डेंजर है, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। एडी खिड़की खोलते हुए बोलता है कि बाहर देखो, अगर हम लोग चीज़ें जैसी हैं उनको वैसा ही छोड़ देंगे तो फिर। तभी वो सामने देख करके कुछ चौंक जाता है और बोलता है कि क्या है, क्या वो एक्सपेक्चुअल मैजिक है? और ये बिल्कुल भी नॉर्मल एक्सपेक्चुअल मैजिक सर्कल नहीं है, क्या वो मेथड? और बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कई सारी किताबें फेंकने लगता है और बोलता है कि नहीं ये भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेंटेंस बोलती है कि आखिर तुम अचानक से ये क्या कर रहे हो? एडी अपने मन में बोलता है कि ये सेंटेंस का रूम है, पक्का ही वो किताब यहाँ पर होनी चाहिए। और फाइनली उसको वो किताब मिल जाती है, ग्रोकेट इंट्रोडक्शन टू एक्सपेक्चुअल मैजिक। और वो बोलता है कि अच्छे तरीके से सोचो, सैक्रेड लेंस ड्रैगन वो अचानक से यहाँ पर उड़ गया, एडल वो गायब हो गई और क्लैरिस उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। फाइनली एक्सपेक्चुअल मैजिक सर्कल वो वहाँ पर दिखाई दिया और आसमान में आ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये ना ही ओवेल का है ना ही लूसी, वो लोग इस तरीके का यूज करते ही नहीं हैं। ये ऐसा तरीका है जो कि मैंने आज तक देखा ही नहीं। दिखाया जाता है वहाँ पर ड्रैगन बहुत बड़ी सी अपनी ड्रैगन ब्रीथ का यूज करता है सामने वाले अटैक पर। इसको देख करके प्रिंसिपल ओवेल बोलते हैं कि मैं इसको पूरे तरीके से ब्लॉक नहीं कर सकता हूँ। नहीं, वो डायरेक्शन दिखाया जाता है जो बचा हुआ अटैक होता है वो आगे जा कर के ऑफिस हॉल की तरफ में बढ़ने लगता है। एडी अपने मन में समझ ही रहा होता है कि हाँ ये अब मुझे समझ में आ रहा है, ये स्टोरी शुरू से ही बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई लग रही थी। क्या ये सारी की सारी चीज़ें ओरिजिनल स्टोरी में भी थी? तभी सेंटेंस पीछे से बोलती है कि सीनियर क्या तुम्हें कुछ पता चला? तभी बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती है और वहाँ पर उस रोशनी को देखते हुए एडी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। सेंटेंस बहुत तेज से चिल्लाती है, तब एकदम से एडी सेंटेंस की तरफ में बढ़ने लगता है और जाकर सामने खड़ा हो जाता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है। उसके बाद में जो बचता है सिर्फ और सिर्फ खंडहर, वहाँ पर कुछ बचा ही नहीं होता है। पूरा का पूरा हॉल वो वहीं पर टूट फूट के पड़ा होता है। सेंटेंस धीमे से अपनी आँख खोलती है, वो पूरे तरीके से ठीक होती है। तभी उसके ऊपर खून की बूंदें गिरती हैं। दिखाया जाता है सामने एडी उसने कई सारे वेरियर का यूज करके किसी तरीके से सेंटेंस को बचा लिया होता है। वो बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम इसको खुद ब खुद हैंडल नहीं कर पाओगी तो मुझसे मदद के लिए कहना, जैसे ही तुम्हें मौका मिले। इसको सुनकर के सेंटेंस बोलती है कि नहीं सीनियर एडी, नहीं तुम नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एडी बोलता है कि नंबर है 160। तभी मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। सेंटेंस बोलती है कि नहीं प्लीज बोलो नहीं, मैं कुछ भी करूंगी, रुको, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और अपने मैजिक का यूज करके उसको हील करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी एडी वहीं पर गिर पड़ता है। क्लैरिस बोलती है सीनियर एडी, लेकिन उधर से कोई भी जवाब ही नहीं होता है और हर जगह आसपास ड्रैगन की एनर्जी फैली हुई होती है। सेंटेंस बोलती है नहीं आखिर क्यों? और सभी के सभी लोगों को याद करती है
जो भी उनके सामने मरे होते हैं। वो बोलती है, आखिर क्यों, आखिर इतने सारे लोग क्यों? अब इवन तुम भी सीनियर एडी, नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं मर सकते हो मेरी जगह पर, नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और पूरे तरीके से एक ब्लैक स्क्रीन हो जाती है, बस अंधेरा और कुछ नहीं। तभी अचानक से सेंटिस अपनी आंखें खोलती है और वो खुद को पास्ट में पीछे पाती है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। सामने उसके एडी और जेनिका बैठे होते हैं। सभी लोग बात कर रहे होते हैं, आखिर सेंटिस यहाँ पर क्यों आई हैं? क्या वो एडी को जानती हैं? पता नहीं। क्लैरिस अपने मन में बोलती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर इसका मतलब क्या है? एडी बोलता है कि आप यहाँ पर मुझसे कुछ बात करने के लिए आई थी, आखिर क्या बात है? क्लैरिस जैसे ही एडी को देखती है, वो तुरंत ही टेबल पर चढ़ करके एडी के शर्ट को फाड़ देती है, मतलब खोल देती है। इसको देख करके एडी बोलता है कि सेंटिस, आखिर आप क्या कर रही हैं? सेंटिस दिखाया जाता है एडी शर्माना स्टार्ट कर देता है और सेंटिस अपने मन में बोलती है कि उसके कोई भी घाव नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तभी वहाँ पर जेनिका उसको दूर करते हुए बोलती है, सेंटिस अगर तुम एक सेंटिस भी हो लेकिन फिर भी तुम ये नहीं कर सकती हो, वो भी दिन दहाड़े, वो भी पब्लिक में, नहीं नहीं ऐसा तुम कर ही नहीं सकती हो। और उसको बैठा देती है और बहुत तेज चिल्लाती है, सेंटिस। सेंटिस बहुत तेज से हाफ रही होती है और बोलती है कि क्या जो मैंने अभी तक देखा वो सपना था, हेलुसिनेशन था? नहीं नहीं, ये इम्पॉसिबल है। अपने हाथ की तरफ में देखती है, याद करती है और बोलती है, हर चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस करी उसके हाथ में दिखाया जाता है। एडी ने जहाँ पर पकड़ा होता है उसके निशान बने होते हैं। वो बोलती है, वो हर एक चीज़ वो बिल्कुल पूरे तरीके से सच थी, मैं पास्ट में वापस आ चुकी हूँ। और एकदम रोना स्टार्ट कर देती है। सेंटिस बोलती है कि नहीं, हम लोग के पास में उसके लिए टाइम नहीं है, मैं तुम्हें दोबारा से मरते हुए नहीं देखना चाहती हूँ, तो प्लीज़ बस जल्दी जल्दी भाग जाओ। मैक्सस ब्रिज वो अभी जैसे ही वो इंसिडेंट होगा तुरंत ही ब्लॉक हो जाएगा। मैंने हर एक चीज़ ट्राई कर ली, मैं हर एक तरीके से हर एक जगह पर गई ताकि हम लोग बच पाएँ, लेकिन फिर भी ये हो नहीं पाया। इसमें से कोई भी चीज़ काम में नहीं आई, मेरे सारी की सारी मेहनत वो पानी में बह गई। इसको सुनकर के एडी बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो बेकार नहीं रही, तुम्हारी मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं रही। तुम्हारे घाव ये तुम्हारी बॉडी के ऊपर में है, ये सबसे ज़्यादा रिस्क की बात है अगर ये हील नहीं हुए। और उठा कर पे उस पर बाम लगाने लगता है और बोलता है कि आखिर क्या है कि तुम्हारे जो घाव हैं वो एकदम सेम रह रहे हैं, भले ही वक्त पीछे आ रहा है। होली मैजिक ब्लेसिंग जो कि तुम्हारे पास है, वो जो भी लोग तुमसे घृणा रखते हैं या तुम पर अटैक करने वाले होते हैं, वो उन्हीं को ही टारगेट करता है और तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और ये दूसरी प्रोटेक्शन तुम्हें देता है कि ये कोई भी होली मैजिक उससे तुम्हें बचाता है। इसी वजह से आर्कबिशप बर्डियो वो तुम्हारे माइंड को रीड नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर आखिर तुम्हारी मेमोरीज और तुम्हारे घाव वो एकदम सेम ही क्यों रह रहे हैं? ये इस वजह से क्योंकि ये जो टाइम बाउंड का जो फिनोमिना है वो खुद ब खुद होली मैजिक के द्वारा रियलाइज़ किया गया है। ये ऐसा हो सकता है कि एस्पेक्चुअल मैजिक का यूज किया जा रहा है समय को वापस लौटाने के लिए, समय रिवाइंड करने के लिए। इसको सुन करके सेंटिस अपने मन में बोलती है कि तो उस वक्त पर जो सीनियर एडी ने देखा था वो एस्पेक्चुअल मैजिक था। एडी बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, अगर तुम इतने ज़्यादा बड़े लेवल में इसका यूज करना चाहते हो तो फिर तुम्हारे पास में होली मैजिक टेक्निक होनी चाहिए जिसका कि फाउंडेशन गॉड की पावर हो। क्या अब तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी आशा आई? और तुरंत ही सेंटिस उसको गले लगा लेती है। एडी बोलता है कि एक्चुअली आखिर तुम यहाँ पर कितने बार वापस आई इसी दिन में? इसको सुन करके सेंटिस बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से रोने लगती है और बोलती है, मुझे नहीं पता है, बस मैंने गिनती स्टार्ट करी थी लेकिन 10 के बाद में मैं भूल गई। एडी बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया अभी तक जो तुम इतना आगे बढ़ के आ गई हो। पहले तो शांत रहो और अच्छे तरीके से सोचो, तुम कुछ भी कर सकती हो। और सेंटिस अपने मन में बोलती है कि जब भी कोई इंसान एक ऐसी दीवार से बार बार लड़ रहा होता है जिसको कि तोड़ा नहीं जा सकता है तो फिर वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, एक नई आशा। एडी बोलता है कि उसके बाद में चलो सारी की सारी चीज़ें अब मेरे ऊपर में छोड़ दो। और अपने मन में बोलता है कि हम लोग को फाइनली पता चल चुका है
कि आखिर अभी तक जिस चीज़ के लिए हम लोग भाग रहे थे उसका जवाब क्या है। तो फिर हम लोग को जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम का जो सोर्स है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। मैंने पहले सोचा था ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब सी है कि इवन भले ही जब गेम को मैं खेल भी रहा था तो क्लैरिस की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो गई जैसे ही एडल की मौत हुई। द फेथलेस सेंट, ये तरीका कि वो पूरे तरीके से ऑर्डर को अपोज करने लगी, वो कोई ऐसी चीज़ थी जो कि बिल्कुल समझ ही नहीं आई कि उसके अचानक से कैरेक्टर का पूरे तरीके से डिस्ट्रक्शन ही हो गया। लेकिन अगर अब मैं उसके बारे में सोचूं तो मुझे समझ में आ रहा है जो चीज़ उसने एक्सपीरियंस करी तो उसकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद ही चेंज हो गई। ये इम्पॉसिबल था गेम में जानना, लेकिन अगर क्लैरिस को इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ें, इतना बुरा नर्क बार बार झेलना पड़ेगा, वो भी ये जानने से पहले कि इन सभी चीज़ों के पीछे ऑर्डर ही है, तो फिर उसकी पर्सनैलिटी फेथलेस सेंट में होना ये तो परफेक्टली सेंस बना रहा है। इसका मतलब ये निकलता है कि स्टोरी अभी तक ओरिजिनल स्टोरी से बिल्कुल भी अलग नहीं हुई है। नेल हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडी पहुंचता है और लात मारता है। एडी अपने मन में बोलता है कि अब क्लैरिस को क्या करना है वो पूरी तरीके से क्लियर है। इवन अगर वो होली लेंस ड्रैगन से भाग भी जाए तब भी उसका समय वो दोबारा से रिपीट हो ही जाने वाला है। तो फिर और बोलता है कि अच्छे तरीके से सुनो, हम लोग जल्दी से जल्दी जा करके होली लेंस ड्रैगन के रिसरेक्शन को, मतलब दोबारा जिंदा होने को, उसको रोक देंगे। पहले हम लोगों को होली पॉप, आर्क बिशॉप, इन लोगों को ढूंढना पड़ेगा, वही लोग इतने हाई लेवल के मैजिक का यूज कर सकते हैं। इसको सुनकर के सेंटेस बोलती है कि मैंने कई जगह पर ढूंढा और कई लोगों से पूछा, ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी उनके बारे में जानता है। क्या ये बहुत ज़्यादा अजीब बात नहीं है? उनका स्टेटस इतना ज़्यादा हाई है तो पक्का ही हर इंसान उनको देखता तो होगा ही और उनके बारे में सुनता तो होगा ही। इसको सुनकर के एडी बोलता है कि हाँ, बहुत सारे लोग देखते और सुनते हैं। और अपने मन में दिखाया टेलर वहाँ सेंटेस और एडी को देख करके अपने मन में बोलता है कि क्या सेंटेस और एड और टेलर वो आखिर एक साथ क्या कर रहे हैं। एडिस को देख करके बोलता है कि क्या टेलर और बेड वो अभी फाइटिंग कर रहे हैं। चलो एक्ट 3 का चैप्टर 5 वो अच्छे तरीके से चल रहा है। इसके अनुसार टेलर आसानी से जीत जाएगा। तभी बेड उसके सर पे एकदम से तलवार मारता है और बेड गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहीं और देखने की। इसको देख करके टेलर बोलता है कि तुम भी देख रहे थे है ना। और एडी अपने मन में बोलता है कि टेलर, मेरे हिसाब से स्टोरी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि मुझे बेफालतू की चीज़ें सोचना छोड़ देना चाहिए। अभी के लिए लेंस ड्रैगन का रिसरेक्शन वो जल्दी होने वाला है। जो चीज़ ज़रूरी है वो अभी के लिए ये है कि हम लोग को होली पॉप और आर्क बिशॉप को ढूंढना है, जो कि मैगस ब्रिज से पता नहीं कहाँ गायब हो चुके हैं। और जो इंसान जो कि उनके बारे में जानता होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। वहाँ पर सामने अपनी लोरेथिल खड़ी होती है और एडी बोलता है कि चलो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन खरीदनी है। इसको सुनकर के लोरेथिल बोलती है कि ओ मेरी, ये कितनी ज़्यादा खुशी की बात है, तुम्हें देखना क्या हो गया, क्या तुम्हें कोई बढ़िया सी प्रॉफिटेबल सिचुएशन मिली है। और जा कर के उसके हाथ को पकड़ लेती है। भाई ऐसे मेरा पकड़ ले, मजा आ जाए। हाथ भाई, हाथ पकड़ ले भाई। एडी अपने मन में बोलता है कि सभी की सभी इन्फॉर्मेशन आर्केन आइलैंड की वो लोरेथिल से होकर ही गुजरती है। लोरेथिल बोलती है कि चलो पहले मैं तुम्हें अच्छे तरीके से सुनूंगी, उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। एडी अपने मन में बोल रहा होता है कि लोरेथिल वो कोई ऐसी है जो हमेशा ही शांत रहती है, चाहे जैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। और लोरेथिल बोलती है कि है जो तुम दिन रात स्पेल्स पढ़ते रहते हो, क्या तुम्हें कोई हिप्नोसिस स्पेल भी मिल गई है? अब तुम इवन सेंटेस को भी अपने पीछे पीछे घुमा रहे हो, ये गलत बात है। एडी बोलता है कि मुझे एक चीज़ ढूंढनी है, जल्दी जल्दी ढूंढो। लोरेथिल बोलती है कि अच्छा, तो मुझे वो चीज़ जॉइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग से पहले ढूंढनी है। एडी बोलता है कि मैं तुम्हें जितने रुपए चाहोगी उतने रुपए दूंगा। इसको सुनकर के लोरेथिल थोड़ी सी सीरियस हो जाती है और बोलती है कि पहले मुझे बताओ आखिर चल क्या रहा है। देखा जाता है बाहर का सीन जहाँ पर कोई इंसान आता है और कई सारी इन्फॉर्मेशन दे करके चला जाता है। लोरेथिल बोलती है कि चलो क्या अब हम लोगों को रुपए के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। मैं नॉर्मल तो हाई फीस लेती हूँ, लेकिन आज के लिए मैं कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लेने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ
पहले तुमने कहा ये एक इमरजेंसी चीज़ है, तो इस वजह से मैंने एकदम कुछ सोचा नहीं, तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन मंगा ली। और मैं समझ सकती हूँ क्योंकि सीनियर तुम हमेशा से ही ऐसे हो, लेकिन सेंटस जो इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है, इसको देख करके मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? एडी कहता है कि तुमने कहा कि तुम जो लास्ट मैच है जॉइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग का, उसके ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही हो, है ना? ऐसा लगता है कि हम लोगों को यहाँ पर आने में बहुत ज़्यादा देर लग गई, तो जो कॉम्बैट ट्रेनिंग है वो ख़त्म होने वाली है ना? तो इस पे लोरेथिल बोलती है कि हाँ, तो आखिर इसके बारे में क्या? एडी बोलता है कि लोरेथिल, तुम हमेशा ही बहुत ज़्यादा शांत रहती हो, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, और हमेशा ही बहुत ज़्यादा सोच समझ करके सही डिसीजन लेती हो। लोरेथिल बोलती है कि आखिर तुम अचानक से ये सब चीज़ें क्यों कह रही हो? इस पे एडी बोलता है कि ये सिर्फ इस वजह से, स्पेशली ऐसे वक्त पर तुम बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट तरीके से चमकती हो, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए, हमेशा ही शांत रहना प्लीज। जो भी मैं कहूँ उस पर भरोसा रखना। क्या तुमने कहा नहीं था कि तुम्हारे पास में वक्त की कमी है? इसको सुनकर के एडी बोलता है कि हाँ, इसी वजह से मैं तुमसे ये सब कह रहा हूँ। तभी अचानक से माहौल पूरे तरीके से चेंज हो जाता है, दोबारा से भूकंप आना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर ज़मीन हिलना भी स्टार्ट हो जाती है। फाइनली वहाँ से ड्रैगन अपना निकल आता है और ड्रैगन अपने स्किल्स फेंकना स्टार्ट कर देता है। तभी एकदम से एडी अपनी लोरेथिल को एकदम गले लगा लेता है और पीछे अपने सीड लगा लेता है और लोरेथिल बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। पीछे दिखाया जाता है लेंस ड्रैगन, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक एकदम बड़ा सा होता है। और दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद जब वो स्केल्स का अटैक ख़त्म होता है, तो लोरेथिल बोलती है कि आखिर ये चल क्या रहा है। आंखें खोल करके देखती है, एडी वहाँ पर उसके सामने होता है और वो एकदम रोना स्टार्ट कर देती है और बोलती है सीनियर एडी। एडी बोलता है कि तो आखिर तुम्हें कितने रुपए चाहिए? इसको सुनकर के लोरेथिल शांत हो जाती है, फिर थोड़ा सा स्माइल करती है शांत होकर के और बोलती है कि चलो, मेरी ज़िंदगी से अगर कंपेयर किया जाए, मेरे हिसाब से मुझे तुम्हें कुछ पेमेंट करना चाहिए। एडी बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लोरेथिल बोलती है कि ओह वाह, ये कितनी ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत अच्छी डील है ये, और अपना पेपर दे देती है, मतलब वही इन्फॉर्मेशन वाला, और बोलती है कि वहाँ पर 13 विटनेस और सभी के सभी लोग थे जो होली पॉप और आर्क बिशॉप हैं, वो एक कंसीनमेंट र्यून का यूज करके एक खाली और अकेली सड़क पर चल दिए थे। और एडी पूछता है कि तो आखिर उनकी डेस्टिनेशन क्या थी? इसको सुनकर के लोरेथिल बताती है अकेडमिक कैथेड्रल, जो कि फैकल्टी बिल्डिंग में है। वेल, कैथेड्रल चर्च होता है, मतलब मेन चर्च, समझ रहे हो। और देखा जाता है तभी वहाँ पर कैरेज में से एकदम से आवाज़ आती है और सेंटस अचानक से अपनी एनर्जी का यूज करके उस कैरेज को तोड़ करके चिल्लाती है सीनियर एडी, और एकदम से आकर के गले लगा लेती है और बोलती है सीनियर एडी, नहीं आप नहीं, मतलब मरना ऐसा सोच रही होती है, दोबारा से मरने वाला है, और बोलती है क्या तुम ठीक हो? आखिर तुम इतना ज़्यादा खून क्यों निकल रहा है? लोरेथिल उसकी तरफ देखती है, फिर दूसरी तरफ देखती है और बोलती है हे, बकवास करना बंद करो, जल्दी से जल्दी तुम लोगों को चलना चाहिए। ऐसा लगता है कि हम लोग के पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही घोड़ा है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल से ही चल सकता है। इसके भी बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, लेकिन फिर भी ये अच्छी बात है कि ये हम लोग को फैकल्टी बिल्डिंग तक पहुंचा ही देगा, हम लोग को जल्दी करनी चाहिए। एडी बोलता है कि लगाम मुझे दो। इस पे लोरेथिल लगाम उसको देते हुए बोलती है कि इवन भले ही ये थोड़ा सा ठीक है, लेकिन 2 लोगों से ज़्यादा ले जाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, हम लोगों में से एक को यहीं पर रुकना पड़ेगा। एडी बोलता है सेंटस और मुझे जाना ही है। इसको सुन करके लोरेथिल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एडी बोलता है कि अगर मैं तुम्हें पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करूं तो ये बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन तभी लोरेथिल ऐसे करती है और तुरंत ही सेंटस को बोलती है जल्दी से जल्दी बैठो, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, और बोलती है मुझे पक्का पता है कि आपके पास में कोई ना कोई कारण जरूर होगा सीनियर एडी। ओह माय गॉड, कितनी अंडरस्टैंडिंग बंदी है। और बोलती है कि मुझे तुम पर भरोसा है। एडी बोलता है कि थैंक यू लोरेथिल, मैं किसी न किसी दिन इस कर्ज को लौटा ही दूंगा। इसको सुनकर के लोरेथिल उसके हाथ को पकड़ती है और बोलती है नहीं, और उसके मतलब बढ़िया से किसी कर लेती है और बोलती है तुम इसको अभी देने वाले हो, बढ़िया से छोड़ो। इसको देख करके सेंटस वो चिल्लाने लगती है और बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि भाई इस मोमेंट पर भी
बंदी को मतलब मौज लेने में मजा नहीं आ रही। देख रहे हो आंखें, देखो कितनी खतरनाक आंखों से देख रही होती है। और बोलती है कि इस दूसरी बार भी लगता है मैं ही हूँ, है ना सीनियर एडी। वेल मेरे हिसाब से मुझे एक इंश्योरेंस खरीद लेना चाहिए आफ्टर ऑल। और एडी लोरेथिल को देख करके बोलता है लोरेथिल, लेकिन तब तक सेंटस अचानक से आगे की तरफ धक्का देती है जिससे घोड़ा चल के आगे जाने लगता है। लोरेथिल बोलती है कि सेंटस, यहाँ पर हर चीज को करने का एक ऑर्डर होता है, तो अगर तुम किसी और के प्रोडक्ट पर चिपकी रहोगी तो फिर ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो सकती है, इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। और फाइनली जैसे ही वो लोग चले जाते हैं वो एकदम शांत हो जाती है और दूसरी तरफ जाने लगती है और बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं चीज़ों को कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। ये जो होली लेंस ड्रैगन था, इसकी जो भी तबाही थी वो 300 साल पहले ख़त्म हो गई थी। और आगे आकर के बोलती है, थोड़ा सा स्माइल करो लोरेथिल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है, उसके चेहरे पर स्माइल ही नहीं आ रही होती है। वो बोलती है वो लोग जो कि हंसते हैं अपनी मुसीबतों के सामने, वही लोग लास्ट में जीतते हैं। सामने से लेंस ड्रैगन का हाथ उसकी तरफ में बढ़ रहा होता है। दैट्स इट। मतलब तुम समझ रहे हो ना, उसको ये पता तक नहीं था कि टाइम दोबारा से रिवर्स हो जाएगा, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ एडी के लिए वो मरने को तक तैयार हो गई। मतलब देखो ये नेचुरल बात नहीं, तुम समझ रहे हो ना। मतलब एडी आया, कुछ उसको पूरी बात भी नहीं बताई और उसने बोल दिया कि मैं घोड़े पर मुझे और सेंटस को जाना पड़ेगा। लोरेथिल इस पे भी मान गई और उसके सामने जबकि मौत थी। लिटरली सैल्यूट है इस बंदी के लिए। वहां से सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहां पर लूसी और प्रिंसिपल ओबेल अभी भी लेंस ड्रैगन से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पर अपना एडी सेंटस को लेकर के घोड़े से जा रहा होता है और बोलता है कि सेंटस, तुम्हें हर एक चीज़ याद रखनी है जो भी मैंने तुमसे कही। इसको सुनकर के सेंटस बोलती है कि हाँ। एडी अपने मन में बोलता है कि ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है और वहाँ से भागना चाहती है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता है। तभी अचानक से घोड़े के एक अटैक लगता है जिससे कि वो वहीं मारा जाता है और सेंटस एडी वो दोनों दूर गिरते हैं जा कर के, लेकिन एडी सेंटस को चोट लगने से बचा लेता है। उसके बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। सेंटस अपनी आंखें खोलती है और एडी को देखती है और बोलती है कि एडी सीनियर, आपके खून निकल रहा है। और अपने मन में बोलती है कि आखिर ये इंसान अभी भी ठीक कैसे है, क्या ये इतना ज़्यादा ताकतवर है। एडी बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मैंने कई बार इससे भी बुरी कंडीशन को देखा है। और बोलता है अभी के लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ऐसा लगता है कि हम लोग को जहाँ पर आना था हम लोग उस जगह पर आ चुके हैं। वो फाइनली चर्च के सामने पहुँच गए होते हैं। ऊपर दिखाया जाता है एक गार्ड टाइप का इंसान खड़ा होता है। एडी बताता है कि होली टेलस सिटी की इतनी लंबी जो हिस्ट्री है उसमें ये सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड होली स्पेल कास्टर माने जाते हैं। जब ये सभी के सभी एक जगह पर जमा हो जाते हैं तो इवन लूसी भी इन सभी को मार नहीं सकती है। ये लोग इतने ज़्यादा लॉयल हैं कि आसानी से बिना सोचे समझे टेलस के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर सकते हैं। ये हैं वो 8 लोग जिनको कि वो सम्मानीय टाइटल मिला है। और दिखाया जाता है वो बंदा नीचे कूद करके आ जाता है और बहुत ज़्यादा बैडस भी लग रहा होता है। बताया जाता है अपोस्टल ऑफ टेलस, इनको ये टाइटल मिला हुआ है। तभी सेंटस आती है और बोलती है प्लीज़ सामने से हट जाओ। और एडी बोलता है कि अपोस्टल, वो हमेशा ही उनकी कमजोरी रहती है उनका भरोसा। अगर सेंटस कुछ भी कहेगी तो वो लोग बिना किसी हेजिटेशन के मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन सामने से वो जो गार्ड होता है वो बोलता है कि मुझे माफ़ करिएगा सेंटस, लेकिन होली किंग एल्डन रिम का ऑर्डर है कि हम आपको अंदर नहीं आने दे सकते हैं। प्लीज़ समझिए ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ आप ही के लिए हैं। तब तक एडी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उससे पहले कि वो अटैक लगता, भले ही वो अटैक उसकी आंखों के पास आ गया होता है, लेकिन फिर भी वो तुरंत उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। एडी बोलता है सेंटस, चाहे जो भी हो जाए तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा। तभी वो गार्ड सेंटस को रोकने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है सेंटस, मैंने आपसे कहा ना कि आप वहां से नहीं जा सकती हैं। तभी अचानक से उसके सामने एक छोटा सा टूल आता है जो कि एक इम्पैक्ट इनहेंस शॉक ऑर्ब होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा शॉक टाइप में निकलता है। सेंटस तो आराम से बच जाती है
लेकिन वहीं पर वो अपोस्टल वो पीछे खिसका खिसका चला आता है। फिर देखता है जहाँ पर एडी ने कई सारे विंड ब्लेड से अटैक कर दिया होता है, तो वो उन सभी के सभी विंड ब्लेड को काट देता है। पीछे देखता है जहाँ पर सेंटिस अंदर की तरफ चली गई होती है और एडी को देखते हुए बोलता है कि आखिर तुम क्या हो, तुम कमीने कहीं के, तुम्हें इतना ज़्यादा खून निकल रहा है लेकिन फिर भी तुम खुद को इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए। ये ख़त्म हो चुका है, तुम्हें अब गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन तभी सामने देख करके बहुत ज़्यादा चौंक जाता है एडी और ज़्यादा एनर्जी को निकालने लगता है और बैडस तरीके से बोलता है कि नहीं, अभी नहीं। और उसके हाथ में हाई रैंक का इंटरमीडिएट मैजिक माना एरो होता है और सामने से वो भी अपना हाई लेवल का होली आर्ट्स सेक्रेड बॉडी एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि उसकी सारी की सारी मैजिक पावर वो फिजिकल स्ट्रेंथ के अंदर में बदल जाएगी। उसकी बॉडी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। उसी के साथ में वो अपने स्पीयर के साथ में खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं किसी भी हालत में तुम्हें मारना नहीं चाहता। अगर मेरे पास में कोई भी मौका होता इसको अवॉइड करने का, लेकिन अब मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तब तक एडी अपने एरो से कई सारे अटैक कर देता है, तो वो उनको डॉज करके और किसी किसी को रिफ्लेक्ट करके आगे बढ़ रहा होता है। फिर बोलता है कि सम्मानीय अपोस्टल ऑफ टेलस टाल ड्रेक वो आगे बढ़ करके अब तुम्हारी ज़िंदगी को लेने वाला है और अटैक करता है। एडी उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं, वो भाला उसके अंदर घुस जाता है। एडी पुरानी बात याद करता है जहाँ पर उसने कहा होता है सेंटिस अच्छे तरीके से सुनो, वैसे भी हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। सेंटिस बोलती है नहीं। एडी बोलता है कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग को गिव अप कर देना है, बल्कि तुम्हें खुद ब खुद अकेले जाना पड़ेगा और तुम्हारे रास्ते में कोई भी चीज़ आए तुम्हें उन सभी को तोड़ते हुए अंदर जाना पड़ेगा। अगर ये चीज़ भले ही इतने बार रिपीट हो चुकी है लेकिन फिर भी तुम्हारी माइंड और तुम्हारी बॉडी वो इससे दोबारा हील नहीं हो पाएगी, तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि आखिर तुम ये कितने लंबे समय तक झेल सकती हो। तो तुम्हें पूरे तरीके से समझना पड़ेगा आखिर चल क्या रहा है। सेंटिस अंदर की तरफ में दौड़ रही होती है और एडी पुरानी बात को याद ही कर रहा होता है कि हमेशा ही अपने दिल में आशा बनाए रखना और तुम्हें जो भी तुम्हारे अंदर है हर चीज़ दांव पे लगा देनी है। एडी उस अपोस्टल के हाथ को पकड़ लेता है और बहुत ज़्यादा बैडस लग रहा होता है। उसके इतना ज़्यादा खून निकल रहा होता है लेकिन फिर भी अभी भी वो खड़ा हुआ है और एक चाकू निकालता है, अपने हाथ पे मारते हुए अपोस्टल के हाथ तक घुसेड़ देता है। इसको देख करके वो अपोस्टल बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। एडी भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है और ग्रॉकेट की जो अंगूठी होता है उसका यूज करने लगता है, जिसको देख करके वो बंदा बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और दिखाया जाता है एडी की अंगूठी बहुत ज़्यादा चमकने लगती है। तब तक वहाँ पर मेरिल्डा आती है, इसको देख करके वो अपोस्टल बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और मेरिल्डा उसको मार देती है। एडी उसी के साथ में सेंटिस से बोली हुई बात को याद करते हुए बोलता है कि अगर दोबारा से एक बार टाइम रिवाइंड हुआ तो फिर इस बार तुम परफेक्टली सारी चीज़ें ख़त्म कर पाओगी। दिखाया जाता है एडी भी वहाँ पर घुटनों के बल बैठ जाता है। इसको देखते हुए मेरिल्डा अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और बोलती है तुम सच में पागल ही हो। अगर तुमने मुझे पहले ही समन कर लिया होता और शुरुआत से ही मेरे साथ में फाइट करी होती तो। तब तक एडी बोलता है कि नहीं, तुम हार गई होती, वो बहुत ज़्यादा तेज और ताकतवर था तुम्हारा दुश्मन। इसको सुनकर के मेरिल्डा बोलती है कि क्या तुम सच में नहीं, तुम्हें मेरे साथ में रहना है। एडी की आंखें धीमे धीमे डल पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। सामने की तरफ में वो देखता है आगे रोशनी आ रही होती है। मेरिल्डा रो रही होती है और बोलती है प्लीज मरो नहीं, मैंने कहा प्लीज मरो नहीं। और एडी वहीं पर अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस पे मेरिल्डा बहुत तेज से चिल्लाती है एडी, और बस सीन शिफ्ट हो जाता है। दिखाया जाता है एक दरवाजे के सामने क्लैरिस वो बहुत तेज से चिल्ला रही होती है खोलो खोलो, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा होता है। वो अपने मन में बोलती है दरवाज़ा बंद है, लेकिन मैं यहाँ पर कई बार आई हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सा गलियारा है सेक्रेड। तभी अचानक से वो एक मैजिक का यूज करती है और दरवाजे को तोड़ देती है, बहुत तेज से हाफना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी सामने देख करके बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और बोलती है कि हाँ आखिर ये क्या है। सामने से खून दिखाया जाता है, कहीं से खून टपक रहा होता है और दिखाई जाती है हम लोगों को एडल। इसको देख करके क्लैरिस बोलती है कि तुम
आखिर एडल तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और उसको अपने गले लगा लेती है और बोलती है कि एडल आखिर तुम इस पोजीशन में कैसे आई। इसको सुन करके एडल बोलती है सेंटस मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज़्यादा पहले आ गई। इस पे सेंटस बोलती है कि क्या, तो एडल बोलती है कि ईमन फिर भी तुम्हें यहाँ पर दोबारा आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसको देख करके क्लैरिस बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। एडल आगे बढ़ने लगती है और उसके हाथ पर एक निशान दिखाया जाता है जो कि चमक रहा होता है। इसको देख करके क्लैरिस बोलती है कि क्या, द ब्लेसिंग ऑफ द होली आर्ट्स। और फिर राइटर बताता है कि अगर तुम्हें सिगिल मैजिक बनाना है तो फिर उसके लिए एक आर्क बिशॉप की ज़रूरत होती है, 6 बिशॉप की और 8 अपोस्टल की। इन सभी का होली मैजिक होली किंग के मैजिक के साथ में जब कंबाइन होता है तब जाके सिगिल आर्ट बनती है। सिर्फ एक इंसान है इस दुनिया में जो कि इस डिवाइन ब्लेसिंग को अपनी बॉडी पर सह सकता है। दिखाया जाता है जो एडल होती है उसकी बॉडी हवा में उड़ने लगती है और वहाँ पर कई ज़्यादा एनर्जी आना स्टार्ट हो जाती है। बताया जाता है वो इंसान है सेंटस और बहुत सारी एनर्जी और कई सारे स्पेल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसको देख करके पीछे से क्लैरिस चिल्लाती है क्यों, आखिर ऐसा क्यों। एडल बोलती है कि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, बस थोड़े समय और। इसको सुन करके सेंटस बोलती है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो एडल, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है एडल। और आगे की तरफ में बढ़ रही होती है, लेकिन तभी बहुत बड़ा सा एनर्जी का ब्लास्ट टाइप में होता है और हर एक जगह सफ़ेद बस लाइट फैल जाती है। फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है, वो दोबारा से टाइम रिवर्स करके पास्ट में पीछे आ जाती है। एडी बोलता है कि सेंटस आप मुझसे कुछ बात करना चाहती थी, आखिर क्या बात थी। सेंटस वहीं पर उठ जाती है। एडी बोलता है कि सेंटस क्या हुआ। सेंटस बोलती है कि हाँ, और सामने की तरफ में देखते हुए बोलती है कि अब अच्छे तरीके से हर एक चीज़ सुनो। सीन शिफ्ट हो जाता है। एडल बताती है कि मेरी पहली मेमोरी जो कि मेरे दिमाग में अच्छे तरीके से है वो है समुंदर के पास की। दिखाया जाता है 2 बच्चे दौड़ रहे होते हैं, तभी कोई बोलता है कि रुक जाओ, यहाँ पर ऐसे दौड़ो नहीं वरना तुम्हें चोट लग जाएगी, कई सारे पत्थर पड़े होते हैं तो देख के चलना। दिखाया जाता है वो लोग दौड़ रहे होते हैं और दिखाई जाती है एडल जो कि छोटी होती है स्माइल करते हुए पीछे देखती है। एडल स्टोरी बताते हुए बोलती है कि मेरे पेरेंट्स का जो घर था वो जंग में टूट गया और वो लोग रेफ्यूजी के तरीके से ट्रेड सिटी ओल्डेक में आ गए, लेकिन चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। उन लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया और उनके साथ में कई सारे स्कैम हुए। अंत में ऐसी कंडीशन आ गई थी कि हम लोगों को लिए एक ब्रेड का टुकड़ा पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। दिखाया जाता है वहाँ पर कई सारे सैंडविच, कुछ कुकीज़, अलग अलग चीज़ें रखी होती हैं और एडल छोटी बच्ची वो आसानी से उनको खा रही होती है। तभी उसका पापा बोलता है कि एडल, डैडी को कुछ काम करना है तो मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा, बस थोड़े समय के लिए यहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। इसको सुनकर के एडल बोलती है कि हाँ ठीक है। दिखाया जाता है उसका बाप उधर तरफ जाने लगता है, पीछे मुड़ करके देखता है और थोड़ी देर इंतज़ार करता रहता है, फिर वहाँ से दौड़ते हुए भाग जाता है। एडल बोलती है कि सच में तुमने बहुत कुछ झेला और अपने मन में बोलती है कि वो इतना अच्छा सैंडविच था जो कि मैंने आज से पहले कभी भी नहीं खाया था, लेकिन फिर भी उस वक्त पे मुझे उसका टेस्ट ही नहीं आ रहा था। दिखाया जाता है उसका फादर वो रो रहा होता है भागते हुए। एडल वहाँ समुंदर के पास में बैठी होती है, वहाँ से उठती है और बोलती है मेरे हिसाब से अब मुझे चलना चाहिए। तब तक दिखाया जाता है वो बच्चा बोलता है कि हे सामने देख करके, और दूसरा बच्चा वहाँ पर गिर गया होता है, मतलब कि इसके पास में एबिलिटी है, ये फ्यूचर देख सकती है। और वो बताती है उसके बाद में मैं एक अनाथ बन गई। वैसे ये जो ओल्डेक सिटी है यहाँ पर तुम कितने अच्छे तरीके से काम करते हो, यही चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बच्चों पर भी अप्लाइड होती है। ये जो अनाथालय था वो टेलस चर्च के द्वारा सपोर्ट किया जाता था और ये थोड़ा सा अच्छा था क्योंकि हम लोग भगवान के सेवक कहे जाते थे। इस वजह से एटलीस्ट हम लोगों को जब प्रेयर कर रहे होते थे तब उस समय पर आराम करने का मौका मिलता था। उसके बाद में मैं वहाँ से निकली और मैंने हिम्न सीख लिया। इस वजह से अब मुझे चर्च पर और लंबे समय तक रुकने का मौका दिया जाने लग गया, जिस वजह से मैं कई सारे छोटे मोटे काम को अवॉइड भी कर सकती थी। लेकिन तभी एक दिन
दिखाया जाता है कई सारे व्यापारी आते हैं और बर्डियो हाई प्रीस्ट को बोल रहे होते हैं कि हम लोग को टेलस सिटी में, होली सिटी में काम करने का मौका दो तो हम लोग आपको और ज़्यादा पेमेंट डबल कर देंगे, ऐसे बोल रहे होते हैं। तभी बर्डियो बोल रहा होता है कि हाँ आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन थैंक यू। तब अचानक से वहाँ पर एक कैंडल गिफ्ट पड़ती है जिससे कि बहुत सारी आग लगना स्टार्ट हो जाती है। तभी अचानक से वहाँ पर कोई पानी फेंक देता है जिसको देख करके बर्डियो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वहाँ पर एडल छोटी सी वो बोलती है कि अगर आग हर एक जगह फैल गई तो ये बहुत बड़ा मसला बन सकता है। इसको देख करके बर्डियो बोलता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता था? क्या तुम ये पहले से ही जानती थी जो तुमने पहले ही पानी को तैयार कर लिया था? एडल बहुत मासूम तरीके से बोलती है कि मैंने एक सपना देखा था और मुझे ऐसे सपने एक महीने में 1 से 2 बार आ ही जाते हैं, लेकिन मैं कभी भी अपना फ्यूचर नहीं देख सकती हूँ। तभी अचानक से बर्डियो एडल का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि एक ऐसा इंसान जिसको कि हमारी चर्च की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बैठना चाहिए, मैंने सोचा नहीं था कि मैं किसी और से पहले आपको यहाँ पर ढूंढ लूँगा। ओ सेंटस, टेलस की सेंटस। एडल बताती है एक ही रात के अंदर में मुझे हर एक चीज़ मिल गई, 10 से ज़्यादा अटेंडेंट, बहुत ज़्यादा शानदार खाना, उसी के साथ में हाई रैंकिंग जो प्रीस्ट थे वो मेरे सामने सर झुकाया करते थे। मैं हर एक दिन प्रेयर करती थी और एटिकेट की मुझे ट्रेनिंग दी जाने लगी। मैं कम सोती थी ताकि मैं अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाऊँ, लेकिन ये बिल्कुल भी भिखारियों की ज़िंदगी के तरीके नहीं था। मुझे 3 बार बैप्टिज्म दिया गया होली किंग, आर्क बिशॉप और हाई अपोस्टल के द्वारा। उसी के साथ में मेरी बॉडी पर ब्लेसिंग ऑफ द होली आर्ट्स का सिंबल भी इनग्रेव किया गया। उसी ब्लेसिंग के साथ में मेरी डिवाइन पावर और ज़्यादा बढ़ती चली गई। जब सभी के सभी रिचुअल्स कंप्लीट हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ सैक्रेड मार्क के अलावा, उस समय पर पहली बार मैंने खुद का फ्यूचर देखा। और वो खुद के फ्यूचर में देखती है जहाँ पर फ्यूचर में जा कर के जो ड्रैगन होता है वो उसके द्वारा मारी जाती है। इसको देख करके बर्डियो बोलता है कि क्या अब तुम सेंटस नहीं बनना चाहती हो? आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? एडल बोलती है थैंक यू, आपने जो आज तक मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करी, लेकिन फिर भी मैं लॉर्ड टेलस को सेंटस के तरीके नहीं बल्कि किसी और तरीके से सर्व करना चाहती हूँ। इस पे बर्डियो बोलता है कि हाँ अच्छा ऐसी बात है, अब तुम्हें कन्विंस नहीं किया जा सकता है ना? तुम्हारी जो आगे देखने वाली स्किल है जो कि हमारे लॉर्ड टेलस की वजह से इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई कि अब तुमने इतने अच्छे तरीके से इसको देखना स्टार्ट कर दिया कि तुमने खुद का ही फ्यूचर देख लिया। तुम्हारे पास में सच में बहुत ज़्यादा टैलेंट था। और इसी के साथ में कई सारे साल बीत गए। मैंने सेंटस बनने पर गिव अप कर दिया और मैं वहाँ पर होली सिटी में सैक्रेड फ्लेम की रखवाली करने वाली बन गई। मैं रात भर फ्लूट बजाया करती थी और जब भी मुझे सपना आता था तो मैं अपने फ्यूचर को देख पाती थी, जहाँ पर मुझे हर बार वही सपना आता था कि एक ड्रैगन वो मुझे मार रहा है। और उसको ये भी सपना आता है जहाँ पर बर्डियो बोल रहा होता है कि हम लोग का प्लान फेल हो चुका है, तो अगर हम लोगों को सैक्रेड लेंस ड्रैगन को दोबारा से सील करना है तो हम लोगों को सेंटस की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। एडल अपने मन में बोलती है कि तुम टेलस सिटी के बारे में कई चीज़ें सुन सकते हो, ये दुनिया अभी शांति में है वो ग्रेट एम्परर क्लियोल की वजह से, लेकिन इस शांति भरी दुनिया में कोई भी भगवान को नहीं चाहता है। इसी वजह से जो होली सिटी का इन्फ्लुएंस है वो धीमे धीमे कम होता जा रहा है। बर्डियो जो कि एक प्रीस्ट है, उसी के साथ में एक बिजनेसमैन भी है। वो अच्छे तरीके से इस चीज़ को जानता है क्या चीज़ करनी चाहिए, अंत का भय और भगवान का करिश्मा। इसी वजह से वो सैक्रेड लेंस ड्रैगन को जो कि आर्केन आइलैंड पर सील है वो दोबारा से उसको रिवाइव कर देगा ताकि हर किसी इंसान के अंदर डर बैठ जाए। उसके बाद में चर्च जा करके उस ड्रैगन को हरा देगी ताकि ये दिखाया जा सके कि अभी भी ईश्वरीय चमत्कार होता है। आर्क बिशॉप बर्डियो इसी वजह से शुरुआत से ही एक सेंटस को ढूंढ रहा था जिससे कि वो सेक्रीफाइस के लिए उसका यूज करे और उस ड्रैगन को सील कर पाए, और वो मैं थी। मैंने सोचा, मैंने खुद को रोक लिया वहाँ से भागकर, लेकिन कुछ सालों बाद दिखाया जाता है वो अपना गाना ना बजा रही होती है, तभी पीछे से सेंटस निकलती है। एडल क्लैरिस के बारे में बोलती है कि भले ही उसके पास में
सिगिल मैजिक को लेकर के बिल्कुल भी टैलेंट नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक ऐसी लड़की थी जिसके के पास में बहुत ज़्यादा अमेजिंग होली आर्ट्स का टैलेंट था। उसके जो मैनर, उसी के साथ में उसका दिमाग, उसका दिल, ऐसा लगता था कि उसका जन्म हुआ है एक सेंटेस बनने के लिए। क्लैरिस बोलती है कि एडल, आखिर मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारा मतलब क्या है? आखिर तुम्हें क्या लगता है पूरे तरीके से प्योर जिंदगी जीना, आखिर इसका मतलब क्या है? सेंटेस अपने मन में बोलती है कि नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे ये कहना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ से भागी तभी तुम सेंटेस बनी। मैंने सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल किया, इसी वजह से तुम्हारी मौत हो रही है। और बोलती है कि गंदे पानी में मरने से तो अच्छा है कि तुम एक खाली पन्ने के तरीके रहो। और अपने मन में वो बोलना चाह रही होती है कि भागो, और पूरे तरीके से दुनिया की अलग अलग जगहों के बारे में बताने लगती है, जैसे बहुत सारी ग्रीनरी और हर जगह के बारे में उसका। लेकिन रियल मोटिव होता है उससे बोलना कि भाग जाओ। अपने मन में जब वो हर चीज़ के बारे में बता रही होती है तो बस यही बोल रही होती है, तुम भाग जाओ, कहीं पर भी भाग जाओ, लेकिन यहाँ पर होना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, प्लीज़ भाग जाओ। उसके बाद में वो लास्ट में सिल्वेनिया अकेडमी के बारे में बताती है और अपने मन में बोलती है कि हर रात मैं हमेशा ही उससे आज़ादी और रोमांस की बात करती थी, ये चाहते हुए कि क्लैरिस वो इस जगह को छोड़ करके चली जाए। लेकिन हर बार जब भी मैं उसकी स्माइल देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मेरे छाती पे कोई खंजर घुसेर रहा है, क्योंकि मैं ये जानती थी ये पाखंड और छलावे के अलावा और कुछ भी नहीं है। और सुबह के वक्त पे मैं दोबारा से वहाँ से भाग आई ताकि मैं एक कवि बन पाऊँ। मेरी फाइनल डेस्टिनेशन यही थी, सिल्वेनिया अकेडमी। उसके बाद में दिखाया जाता है वो एकदम चोट में लथपथ खांसते हुए जा रही होती है और सभी लोग उसको देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो? एडल मन में बोलती है कि पहले मुझे पता नहीं था कि आखिर सैक्रेड लेंस ड्रैगन वो दोबारा से कब रिवाइव होने वाला है, लेकिन अब मैं इवन अपनी जैसे ही आंखें बंद करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है, जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो जल्दी से जल्दी मुझे चर्च में जाना पड़ेगा और एंट्रेंस पे मुझे टेलेस का थर्ड अपोस्टल ड्रैक मिलेगा और वो मुझसे कहेगा कि यहाँ पर आउटसाइडर अलाउ नहीं है। तब मैं अपनी स्लीव को ऊपर करूँगी और उनको अपना साइन दिखाऊंगी और इसको देख करके वो उसको अंदर जाने देता है। और जब सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंके हुए होंगे तब मैं उस चर्च के अंदर चली जाऊंगी जहाँ पर सभी के सभी अपोस्टल बैटल फॉर्मेशन में तैयार होंगे ताकि वो लोग लेंस ड्रैगन को अवेकन कर दें। बेलब्रॉक का नेकलेस वो एक बॉक्स के अंदर सील है। मैंने कई बार बर्डियो और सभी के सभी अपोस्टल को समझाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी। जब मैंने देखा कि वो लोग सेंटेस क्लैरिस को भी ट्रिक्स हॉल से ले करके नहीं आए हैं, वो लोग पक्का ही यही सोच रहे होंगे कि जो सैक्रेड लेंस ड्रैगन की कहानियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ किताबों की कहानियां हैं जो कि बढ़ा चढ़ा कर बताई गई हैं। इसी वजह से बहुत ज़्यादा घमंडी तरीके से उन लोगों ने उसको बुला लिया। लेकिन फिर जब उनको समझ में आया कि वो लोग इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते हैं, तब तुरंत ही उन लोगों ने अर्जेंटली किसी को ट्रिक्स हॉल के लिए भेजा। अंत में वो लोग सेंटेस को ढूंढ रहे थे ताकि वो उनको आकर के बचा पाए। उन लोगों को सेंटेस एक सैक्रिफाइस के तरीके चाहिए थी जिसके के पास में इतनी डिवाइन पावर हो जो कि सैक्रेड लेंस ड्रैगन को सील कर पाए। अंत में सैक्रिफाइजल फॉर्मेशन जो कि उस चर्च के ज़मीन पर बना हुआ था, अगर सेंटेस जा करके अपनी ज़िंदगी वहाँ पर दे दे तो फिर बेलब्रॉक को सील किया जा सकता था। अब मैं इस सभी चीज़ों को अंत करूँगी और जा करके उस सील पर बैठ जाती है और जो बेलब्रॉक का सील वाला नेकलेस होता है वो हवा में उड़ने लगता है और वहाँ से कई सारी एनर्जी टाइप में आने लगती है जो कि लगातार एडल को कई सारे घाव देना स्टार्ट कर देती है। एडल बोलती है कि ये ठीक है, भले ही ये ज़िंदगी छोटी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि इस ज़िंदगी का कोई भी मतलब नहीं था। इवन भले ही ये सब झूठ था, लेकिन क्लैरिस उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमकदार थीं। लेकिन जो चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो ये कि द ब्लेसिंग ऑफ द होली आर्ट्स वो मेरी बॉडी को उस नेकलेस से प्रोटेक्ट कर रही है, जिस वजह से मेरा जो सेक्रेट सिगिल मैजिक था वो मेरी डिवाइन एनर्जी का यूज करके बार बार समय को वापस लौट रहा था। बार बार दोबारा मेरी पिछली साइकिल में मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई जब अचानक से क्लैरिस वहाँ पर आ गई। लेकिन अब लगभग मेरी सारी की सारी डिवाइन पावर वो ख़त्म ही होने वाली है। अब सिर्फ 1 या 2 चांस
शायद से 2 या 3 चांस, और उसके बाद में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जब मेरी डिवाइन पावर पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी तो ये साइकिल पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अब ये ख़त्म हो रहा है, मतलब कि तुम लोग समझ पा रहे हो कि ये जो अभी तक टाइम रिवर्स हो रहा है वो सेंटिस की वजह से नहीं बल्कि एडल की वजह से हो रहा था। और एडल आगे बढ़ती जा रही होती है खून में, तभी अचानक से कोई आ करके उसको पकड़ लेता है। वो एडी होता है। एडल बोलती है कि क्या, आखिर क्या हुआ। एडी बोलता है कि तुम्हें कुछ ऑरेंज जूस चाहिए। इसको देख करके वो अपने मन में बोलती है कि आखिर ये क्या बकवास है, आखिर ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। एडी बोलता है कि क्या तुम्हें ठंडा पानी चाहिए। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, मतलब अब देखो वैसे चैप्टर तो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, इसके आगे अभी तो कोई चैप्टर आए भी नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम खुद सोचो कि लगभग जो अपनी सेंटेंस थी वो 20 बार एडी को 22 बार तो बचाने के लिए गई हुई थी। उसके बाद में फिर उसको ये सब स्टोरी बची, मतलब कि वो बार बार लौट रही थी, बार बार जा करके खुद को सेक्रीफाइस कर रही थी। पिछले 22-23 बार से खुद को सेक्रीफाइस कर रही थी वो, लिटरली इसके लिए सल्यूट है। रुको रुको रुको, अभी जाओ नहीं, क्योंकि वैसे तो चैप्टर यहीं तक था, लेकिन जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा था तो अचानक से ये चैप्टर आ गया और मैंने जब इसको रीड किया, लिटरली ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसमें क्योंकि अपनी लूसी का आतंक दिखने वाला था, तो समझ रहे हो, तो मैंने कहा चलो इसको भी ऐड कर देते हैं, और इसी वजह से मैं तुरंत इसके काम पे लग गया था। तो सीन शिफ्ट होकर के दिखा जाता है जहाँ पर बर्डियो वो कहता है कि क्या तुम कह रही हो कि हम लोग किसी भी हालत में सैक्रेड लेंस ड्रैगन को हरा नहीं सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस बात पर अब भरोसा करूंगा। चर्च एक बड़ा सा करिश्मा करने वाली है आज, जिससे कि पूरी की पूरी इंसानियत एक बार दोबारा से हमारे लॉर्ड टेलस के सामने सर झुका करके खड़ी होगी। और एडल बोलती है कि चर्च का घमंड और उसी के साथ में सैक्रेड लेंस ड्रैगन का रिवाइव होना, एक अकेला रास्ता जिससे कि इसको रोका जा सकता था वो था सेंटिस की ज़िंदगी को सैक्रिफाइजल फॉर्मेशन में रख देना। सेंटिस की ज़िंदगी और याद करने लगती है, और सेंटिस की इस्माइल को और उसके साथ बिताए हुए वक्त को याद करने लगती है, और खुद जा कर के सैक्रिफाइजल फॉर्मेशन में बैठ जाती है। बोलती है कि मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, ये शुरुआत से ही मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन ब्लेसिंग ऑफ द होली आर्ट्स वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी। वो मेरे सारे के सारे सैक्रेड सिगिल मैजिक को धीमे धीमे निकाल रही थी और इस दुनिया के टाइम को रिवर्स कर रही थी। दिखाया जाता है वो दोबारा से टाइम में पीछे आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी होती है। एडल बोलती है कि एक ऐसी बॉडी जो बस इतनी ही हील है जो कि बस वो जिंदा है। मैं ग्रॉकेट ट्रेनिंग हॉल के कॉरिडोर में उठी, और जब मेरी डिवाइन पावर पूरे तरीके से यूज हो जाएगी तो ब्लेसिंग वो अपना इफेक्ट खो देगी और सैक्रेड लेंस ड्रैगन वो भी सील हो जाएगा। और ऐसे ही मैं बार बार हॉलवे में जाती रही, लेकिन जो चर्च का घमंड था वो बार बार रिपीट होता रहा। बार बार सैक्रेड लेंस ड्रैगन वो बार बार रिवाइव होता रहा। अंत में जहाँ पर वो लोग इंतज़ार कर रहे थे क्लैरिस का कि वो आकर के सैक्रिफाइजल फॉर्मेशन में बैठ जाए, तब मैंने खुद को सैक्रिफाइजल सर्कल में बैठना चुना और ये दोबारा से रिपीट हुआ बार बार, हर बार। ये शायद से मुझे मेरे पाप की सज़ा मिल रही है कि मैंने अपना बर्डन किसी और के ऊपर डाल दिया था। मैंने जैसे ही इस तरीके से सोचना स्टार्ट किया, मुझे बहुत ज़्यादा शांति सी महसूस होना स्टार्ट हो गई। ये लंबे समय तक तो रुकने वाला है नहीं, डिवाइन पावर उसकी भी कुछ लिमिट होती हैं। मैंने अब तो बर्डियो को मनाने पर भी गिव अप कर दिया और मैं उसको रोक तो सकती ही नहीं हूँ, और बिना किसी हेजिटेशन के सैक्रिफाइजल सर्कल में बैठ जाऊंगी और सैक्रेड लेंस ड्रैगन के रिवाइव होने को रोक दूंगी। उसी के साथ में उसको एकदम मिटा करके रख दूंगी उससे पहले कि ये हो भी पाए। मैं लगभग वहाँ पहुँच ही गई थी, लेकिन तभी अचानक से क्यों वहाँ पर एडी सामने आ जाता है। एडी बोलता है तुम्हें ठंडा पानी चाहिए या फिर कुछ संतरे का जूस, और उसको जा करके एक बेंच पर बिठा देता है। वो बोलती है कि मुझे कुछ करना है, मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। एडी उसको कुछ देता है और बोलता है कि हे तुम बहुत जल्दी मरने वाली हो। इसको सुन करके एडल बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। तभी उसको याद आता है, वो बोलती है कि हाँ मुझे अचानक से याद आया, एड रूट टेलर, वो इंसान जो कि पहली बार मेरी आंखों के सामने आया। एडी बोलता है
उस समय पर कि तुम जल्द ही मरने वाली हो। तो वो बोलती है कि ये दुनिया हमेशा ही मेरे हिसाब से ही चलती रही है। वो अकेला इंसान जो कि एक ही बार मेरे सामने आया और उसके बाद दोबारा नहीं आया। और मेरा जवाब उस समय पर क्या था? वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है, और अपने मन में बोलती है, लेकिन अब ये हम लोग की बातचीत मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सालों पहले की बात है। ऐसा लग रहा है कि मैं फाइनली शुरुआत पर वापस से लौट आई हूँ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। चलो इस बातचीत को जल्दी ख़त्म करते हैं और चर्च के अंदर जाते हैं। मेरे हिसाब से वक्त आ गया है सभी चीज़ों को ख़त्म करने का। एडी बोलता है कि हाँ दैट्स इट। इसको सुन करके वो बोलती है कि क्या, अगर तुम्हें मतलब क्या है? एडी बोलता है कि मुझे भी हर एक चीज़ के बारे में पता नहीं है, लेकिन तुम मरने वाली हो, क्या तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना है? दैट्स इट। तो सुन करके एडल बोलती है कि हाँ हाँ, मेरे हिसाब से मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आखिर तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो? मुझे जल्द ही जाना है। एडी बोलता है सीरियसली बस इतना ही, दैट्स इट। इसको सुनकर के वो बोलती है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मेरे पास में और भी चीज़ें हैं जो कि मैं कह सकती हूँ। और अपने मन में बोलती है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैंने अपने इतने लंबे समय जो मैं टाइम लूप में फंसी रही उसको इतने बार कंफर्म किया कि मैं मर जाऊंगी। और ये चीज़ मैं अब बहुत ज़्यादा लंबे समय से जानती हूँ। इवन तब भी मेरे पास में कुछ भी नहीं था जो कि मैं कहना चाहती थी। तभी उसकी पुरानी मेमोरीज में भी वहाँ पर एडी आने लगता है। एडी बोलता है कि दैट्स इट। और एडल अपने मन में बोलती है कि वेल मे बी शायद से मैंने कभी ट्राई भी किया था कुछ और कहने का। हाँ, मैं गाना गाया करती थी और उस समय पर क्लैरिस स्माइल करती थी। क्या ये काफ़ी नहीं है? एडी बोलता है कि बस इतना ही। इसको सुनकर के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाती है कि नहीं, बस बस रुक जाओ प्लीज़, मुझे अकेला छोड़ दो। और बचपन का वो सीन दिखा जाता है जहाँ पर उसका पिता उसको छोड़ करके जा रहा होता है और एडल अपने मन में बोलती है क्या ये सच में अंत है? और उसका पिता उसको छोड़ करके जा रहा होता है और एडल पीछे से बोलती है कि तुमने सच में बहुत कुछ झेला। तभी एडी बोलता है कि बस इतना ही। इसको सुनकर के वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और उसको दोबारा से अपना पिता दिखने लगता है। उसके आंखों में आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो बोलती है क्या सच में यही अंत है? जब मेरे पिता वो जा रहे थे और बहुत लंबे समय तक वहाँ पर खड़े खड़े हेजिटेट करते रहे, जो शब्द मैं कहना चाहती थी वो बिल्कुल भी ये नहीं थे कि तुमने बहुत कुछ झेला, बल्कि मैं वहाँ पर बहुत तेज से रोना चाहती थी और ये कहना चाहती थी कि प्लीज प्लीज मुझे छोड़ करके मत जाओ। लेकिन अंत में जब मैंने इतने सारे झूठ बोले तो आखिरी में सच का बांध वो टूट ही गया। और वो बोलती है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती हूँ। एडी बोलता है कि हाँ, और पानी पीना स्टार्ट कर देता है। फिर बोतल को रख करके उठ जाता है और बोलता है कि हाँ, इतनी ऑब्वियस सी चीज़ बोलने में तुमने सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। और भाई अपनी बाहें चढ़ा लेता है, मतलब बैडस तरीके से, और आगे की तरफ में बढ़ने लगता है और बोलता है कि मैं शुरुआत से ही ये चीज़ जानता था। एडल बहुत तेज से रो रही होती है। एडी बोलता है कि चलो फिर इसको ख़त्म करते हैं। और पहले का सीन दिखा जाता है जहाँ पर सेंटेंस सारी की सारी स्टोरी बता देती है और बोलती है कि जब एडी ने मेरी सारी की सारी स्टोरी सुन ली तो उसने मेरे साथ में दो रास्ते जाना चुना। एक रास्ता उसने चुना जो कि वो जाएगा और एडल को ढूंढेगा जा करके, और मैं चर्च की तरफ जाऊंगी। दिखाया जाता है इस बार वो गार्ड दोबारा से वहाँ पर आता है और वो बोलता है कि सेंटेस, क्या आप ट्रिक्स हॉल में हम लोगों का इंतजार नहीं कर रही होनी चाहिए थी, लेकिन आखिर आप यहाँ पर कैसे आई? लेकिन वो उनको साइड करते हुए अंदर की तरफ में चली जाती है और अपने मन में बोलती है कि इस बार मैं पक्का ही हर चीज़ के पीछे का सच निकाल कर ही रहूँगी। और अंदर की तरफ चली जाती है और बोलती है रुक जाओ, आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? होली किंग एल्डेन, अपोस्टल ऑफ टेलस और आर्क बिशॉप बर्डियो। इस पे वो बोलता है कि सेंटेस क्लैरिस, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? इस पे क्लैरिस बोलती है आर्क बिशॉप बर्डियो, मैंने हमेशा ही सोचा था कि आप होली सिटी की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, एक बहुत ज़्यादा अच्छे भरोसा करने वाले बिलीवर हैं जिसके के पास में बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता है। इसको सुनकर के बर्डियो बोलता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, मैं हमेशा ही होली सिटी के लिए ही आज तक जिंदा रहा हूँ। होली सिटी के लॉर्ड वो हमेशा ही स्वर्ग के ऊपर बैठते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ नीच लोग हैं जो कि अपना भरोसा उनके लिए खोते चले जा रहे हैं। इसको सुनकर के
क्लैरिस बोलती है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम जो सैक्रेड लेंस ड्रैगन है उसको मार करके हम लोगों की जो ब्लेसिंग है उसको और ज़्यादा फैलाओगे। इसको सुनकर के बर्डियो बोलता है कि हाँ, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। इसको सुनकर के सेंटिस बोलती है कि तुमने सैक्रेड लेंस ड्रैगन को कुछ ज़्यादा ही अंडरस्टिमेट कर लिया है। तुमने इवन ये कंसिडर भी नहीं किया कि शायद से तुम फेल भी हो सकते हो। लेकिन तभी उसको अचानक से समझ में आता है और वो बोलती है कि नो वे, शुरुआत से ही तुमने मेरी जिंदगी को इंश्योरेंस के तरीके यूज करना चुना था। बर्डियो उसके कान के पास आकर के बोलता है कि हाँ, तुम बस इंश्योरेंस ही तो हो। अगर चीजें कुछ भी गलत चली जाती हैं तभी तो तुम काम आओगी। और सीन शिफ्ट हो जाता है बाहर का सीन, जहाँ पर एडी उसको पकड़ करके ले आ रहा होता है और बोलता है कि हाँ वेल, ये कुछ अच्छा सुनने वाला सच तो नहीं है, लेकिन सच तो यही है कि चर्च के फाइनेंस वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। इस वजह से आर्क बिशप बर्डियो वो सैक्रेड लेंस ड्रैगन को उठाना चाहता है और चर्च की ताकत हर जगह पर दिखाना चाहता है, जिससे कि जो लोग हैं उनका भरोसा चर्च के लिए बढ़ जाए और उनका इन्फ्लुएंस भी और ज़्यादा बढ़ जाए। इसको सुन करके एडल बोलती है कि क्या आर्क बिशप बर्डियो वो तो एक लो रैंकिंग का प्रीस्ट है, तो क्या वो अपना भरोसा भगवान पे दिखाने के लिए इसी वजह से ये सब कर रहा है कि वो सारे के सारे फंड को दोबारा से भर रहा है। इसको सुनकर के एडी बोलता है कि हाँ, क्या ख्याल है, तुम खुद ब खुद उससे बात करो। एडल इस पे बोलती है कि नहीं, मेरे पास में इसका कोई भी हक नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ से भाग गई थी। उसी के साथ में वो किसी और की बात सुनता भी तो नहीं है, वो हमेशा ही अपनी ताकत का यूज करता है और बात को मनवा लेता है। उसी के साथ में इस समय पर उसके पास ऐसी ताकत है जो कि किसी को भी हरा सकती है। अपोस्टल ऑफ टेलस, 8 अपोस्टल वो इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि एक पूरी की पूरी आर्मी के खिलाफ अकेले खड़े हो सकते हैं। होली सिटी की सबसे ज़्यादा ताकतवर फोर्स। और बर्डियो जाते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ करना सेंटस, लेकिन इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो थोड़े समय के लिए इंतज़ार करो। एडल बोलती है कि उनके खिलाफ कोई ऐसा है ही नहीं जो टिक सके। तभी अचानक से बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है, क्योंकि एडी ने उसको अपने कंधे पर उठा लिया होता है। एडी बोलता है कि क्या फोर्स? नहीं, सिर्फ वही प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। तभी दिखाया जाता है हम लोगों को चर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक सी लाइटनिंग जैसी गिरती है। और तुम लोग भाई जल्दी से गैस करो, मतलब तुमको पता है ना, ये चीज़ तुम लोग पहले भी देख चुके हो, ये कहीं पर हो चुकी है। वहाँ पर दिखाया जाता है चर्च के अंदर बहुत सारी लाइटनिंग हो रही होती है और वो जो अपोस्टल होते हैं वो एकदम मिचकड़ों जैसे मतलब पड़े होते हैं, मतलब कोई आया हुआ है बहुत खतरनाक। इसको देख करके बर्डियो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि हे, तुम कौन हो? आखिर तुम कौन हो? क्या तुम्हें हमारे लॉर्ड टेलस से डर नहीं लगता है? इसको सुन करके उधर से जवाब आता है कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। दिखाया जाता है वो सभी के सभी अपोस्टल होते हैं, उनकी हालत पहले ही खराब हो गई होती है। एक को उसने गले से पकड़ के रखा होता है, एक उधर उधर पड़ा होता है, और फाइनली हम लोग को वो इंसान दिखाई जाती है, द एपिक लूसी। वो बोलती है कि नहीं, मैं तो नास्तिक हूँ, मुझे डर नहीं लगता है, और बहुत ज़्यादा बैडस लग रही होती है। तो बता ना, आखिर तुम्हें अभी ये एंडिंग कैसी लगी? पहले की एंडिंग वहाँ पर हो रही थी जहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था, वो मतलब डैमेज बहुत ज़्यादा चोट लेकर के दोबारा से चर्च में जा रही थी। लेकिन फाइनली इस एंडिंग के साथ में तुम क्या कहना चाहोगे? और सॉरी, माफ़ करना, एक दिन लेट हो गया, लेकिन फिर भी लाइक एंड सब्सक्राइब मार देना। मिलते हैं किसी और चैप्टर में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय। और वेल, चैप्टर यहाँ ख़त्म हो चुका है, लेकिन हाँ, यदि तुम जानना चाहते हो कि मैं 1 महीने से कहाँ था, वो मैं बता देता हूँ। तो देखो, मतलब 1 महीना मैंने सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1 महीना से वीडियो ही नहीं डाला, मतलब 1 महीने में कई सारी चीज़ें हुई थी। मेरे घर में शादी आदि भी थी, उसके अलावा एग्ज़ाम भी था, तो इस वजह से मैं वीडियो उस समय नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि भड़बड़ हो रही थी, समझ लो, घर में। तो इस वजह से उस समय पर मैंने 3 मास्टरपीस ख़त्म किए। लिटरली मैं कह रहा हूँ, दे आर वर्थ रीडिंग वॉचिंग, मतलब तुमको सच बता रहा हूँ। मैंने 3 मास्टरपीस पढ़े, जिनमें से 2 को तुम कंपेयर कर सकते हो, तीसरा आउट ऑफ द लीग। वो एक्चुअली हिंदी साहित्य का एक बड़ा ही खतरनाक उपन्यास है, गुनाहों का देवता, जो कि धर्मवीर भारती के द्वारा रचित है। मतलब मज़ेदार चीज़ है। जिसने रीड किया हो पक्का कमेंट में बताना। और जो 2 मास्टरपीस जो मैंने देखे पढ़े, वो था एक विनलैंड सागा और दूसरा द ग्रेटेस्ट, मतलब इपिक वैगाबॉन्ड
भाई लिटरल तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी रीडिंग का शौक है तो तुमने अभी तक इसको क्यों नहीं पढ़ा है। मतलब दिस इज द बेस्ट, बहुत खतरनाक चीज है। यदि तुमने विनलैंड सागा देखा है तुम्हें लग रहा होगा विनलैंड सागा क्या खतरनाक चीज है, लेकिन नहीं, तुम जब एक बार देखोगे ना वैगाबॉन्ड को पढ़ोगे ना, क्या चुम्बेश्वरी चीज है। मतलब आनंद आ जाता है, सच बता रहा हूँ। वैगाबॉन्ड की स्टोरी इतनी अच्छी है कि तुम्हें इसके मेन कैरेक्टर से इतना ज़्यादा प्यार हो जाएगा, कुछ कहने को नहीं। कभी कभी तुम्हें लगेगा ये बिल्कुल तुम्हारे तरीके तो है, तुम्हें ज़िंदगी में सारी चीज़ें क्लियर लगने लगती हैं, अचानक से सारी चीज़ें पजल हो जाती हैं। और लिटरल भाई इसकी जो बंदी है ना ओत्सु, मैं सच बता रहा हूँ, मैं साला सब कुछ दे दूँ भाई, लेकिन बस ये बंदी मुझे मिल जाए, समझ रहे हो। जायदाद की कोई ज़रूरत नहीं भाई, ये बंदी मिल जाए ना आनंद आ जाए। मतलब समझ रहे हो, एक छोटे से हम लोग घर में ही गुजारा कर लेंगे, लेकिन भाई ये बंदी सच में चाहिए। लिटरल बहुत प्यारी बंदी है। अगर तुम्हें किसी भी हालत में मौका मिलता है तो प्लीज वैगाबॉन्ड रीड करो, ये मेरा पर्सनल तुम्हारे लिए एक सजेशन है। एक चीज मैं तुम्हें रेकमेंड कर रहा हूँ, वैगाबॉन्ड पढ़ लो लिटरली। एंड करते बिना किसी बकवास के, वैसे मैंने ज्यादातर वैगाबॉन्ड की तारीफ ही करी, लेकिन हाँ बाय बाय।